कोई डाउट तो बड़ा शाश्वत। नो सर। अच्छा ठीक है ठीक है। ओके निहारिका, ओके निहारिका। ओके हम लोग स्टार्ट करते हैं। अरेस्ट में से जो बाकी पोर्शन थे वो हम लोगों ने कुछ वेरएक्ट के सेक्शन बाकी है और राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाकी है और केस लॉज बाकी है। तो सबसे पहले हम लोग राइट्स से ही स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग जो बाकी सेक्शन है वेरएक्ट के वो पढ़ लेंगे। राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन, ये भी बहुत पॉपुलर टॉपिक है। राइट्स जो है वो पूछ लिए जाते हैं कहीं पे भी, एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, मेंस में। फिल्म्स में तो बस प्रोविजंस याद होने ही काफी है कि हाँ कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दिए हुए हैं और बीएनएसएस में राइट्स दिए हुए हैं। तो राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन, अरेस्टेड पर्सन को बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं। क्यों दिए गए हैं? क्योंकि कल ही मैंने बताया हुआ था, एक अरेस्टेड पर्सन जो होता है वो लॉ के द्वारा उसकी लिबर्टी कर्टेल तो की जाती है, लेकिन उसका कन्विक्शन अभी प्रूफ नहीं हुआ है। ये प्रूफ नहीं हुआ है कि उसी ने क्राइम किया हुआ है। दैट्स वाई उसके कई सारे राइट्स रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, ताकि उसके साथ आदती ना हो जाए। अगर वो उसकी कन्विक्शन प्रूफ ना हो पाए और उसको उसके सारे राइट्स को वायलेट कर दिया जाए, एक तो लंबे समय तक जेल में रखना, ये खुद एक वायलेशन ऑफ राइट्स है, इसलिए तो बेल के प्रोविजंस है। लेकिन फिर भी अरेस्टेड पर्सन के कई सारे राइट्स होते हैं। उसके साथ जो है क्रूएल इनह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं करना है। उसके साथ जो है आ, उसको सारे मौके देने हैं कि अपने आप को डिफेंड करे, फेयर ट्रायल उसके साथ कराना है। तो बहुत सारे राइट्स होते हैं एक अरेस्टेड पर्सन का। इवन कन्विक्टेड पर्सन के राइट्स होते हैं, एक कन्विक्टेड पर्सन के भी राइट्स होते हैं कि नहीं? कोई ऐसा राइट जो कन्विक्टेड पर्सन का भी हो, जिसको सजा भी हो गई है? कोई बताएगा कोई ऐसी राइट जो कन्विक्टेड पर्सन की भी हो? सोनाक्षी, कोई एक राइट बताओ कन्विक्टेड पर्सन की। वो अभी नहीं पढ़ना है बट फिर भी। नहीं पता है सर। अच्छा, होने चाहिए कि नहीं कन्विक्टेड पर्सन के कोई राइट? सर कन्विक्ट हो गया है तो फिर उसको उसके तो उसके सारे राइट्स छीन लिए जाए। नहीं, कन्विक्ट हो गया है तो उसके सारे राइट्स छीन लिए जाए। पता नहीं सर। एक तो यही हो गया कि उसको क्रूएल ट्रीटमेंट नहीं करना है किसी को भी। इवन कनेक्टेड पर्सन के साथ क्रूएल ट्रीटमेंट जेल में नहीं होनी चाहिए। एक सुनील बात्रा का केस आप लोगों ने सुना होगा, सुनील बात्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें क्रूएल ट्रीटमेंट होता था एक जेल इनमेट के साथ। उसका जो इनमेट एक साथी था, वो उसने लेटर लिखा था सुप्रीम कोर्ट को, फिर उस पर जजमेंट आई थी क्रुएल्टी से रिगार्डिंग। फिर कस्टोडियल टॉर्चर जो भी है आफ्टर कन्विक्शन भी, कस्टोडियल डेथ हो जाती है, वो सब वायलेशन ऑफ राइट्स है। जो भी ह्यूमन राइट्स है, ह्यूमन राइट्स तो कन्विक्टेड पर्सन के भी होते हैं ना। तो कई सारे राइट्स, इवन एक कन्विक्टेड पर्सन को दोबारा उसी ऑफेंस के लिए फिर से उसको प्रोसिक्यूट करना, ये भी उसके एक राइट्स है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ना, डबल जीओ पार्टी, नो वन कैन बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। ये एक राइट ही तो है, ये कन्विक्टेड पर्सन का। ये बस एक्विटेड का थोड़ी है कि एक्विटल हो गया तो फिर हमको नहीं किया जाएगा। कन्विक्टेड पर्सन को भी फिर से नहीं कन्विक्ट किया जाएगा, उसको फिर से प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा उस ऑफेंस के लिए। ये भी एक राइट है। तो देयर आर वेरियस राइट्स होते हैं जो जेल में उसको जिस जिस तरह का पनिशमेंट हुआ है उतना ही उसके साथ वो ट्रीटमेंट करना है कि हाँ उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट हुआ है जेल में रखना है, रिग्रेस हुआ है जिस नेचर का काम है वो करवाना है। ये नहीं उसके साथ टॉर्चरस बिहेवियर करना है। कोई बड़ा से बड़ा कैद ही क्यों ना हो, जो लॉ द्वारा ऑथराइज पनिशमेंट है उस वे में उसको पनिश करना है, वो रखना है उस तरह से। उसके अलावा ऐसी कोई ट्रीटमेंट नहीं करनी है उसके साथ। इसलिए उसकी राइट, अगर कोई राइट्स नहीं होती तब तो वो ह्यूमन बींग्स ही नहीं होता होता ना। तब तो उसके साथ जैसा व्यवहार चाहता वैसा करता जेल के जो अथॉरिटी होते हैं। बट ऐसा तो है नहीं, ठीक है। और जो रिफॉर्मेटिव सिस्टम चल रहा है आजकल, रिफॉर्मेटिव मोड ऑफ पनिशमेंट या रिहेबिलिटेटिव मोड ऑफ पनिशमेंट, इसमें तो और भी राइट्स रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। उनका उनको माना जाता है दे आर नॉट बियॉन्ड रिफॉर्मेशन। उनके सुधार के लिए बहुत कुछ किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कई सारे फैसिलिटीज दी गई हैं जेल में, जो कि क्या इस इंटेंशन के साथ कि जो जेल इनमेट्स हैं वो फिर से
बाहर निकल के सोसाइटी में रिहेबिलिटेट कर पाए अच्छे से। चलिए वो सब हम लोग छोड़ते हैं, हम लोग आते हैं अपने राइट्स पे। राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन, यहाँ बस अरेस्टेड पर्सन की राइट की बात की जा रही है, कन्विक्टेड की नहीं। जिनको अरेस्ट कर लिया गया है किसी भी ऑफेंस के लिए, उनके कई सारे राइट्स होते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिए गए हैं और बीएनएसएस में भी दिए गए हैं, बीएनएसएस में। तो सबसे पहला क्या राइट हो जाएगा एक अरेस्टेड पर्सन का, कि उसको है राइट टू नो द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। अरेस्ट का कारण जानना है, लिखा हुआ हूँ राइट टू नो द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, मतलब अरेस्ट होने का रीजन जानना है कि उसे अरेस्ट किया गया है, किस ग्राउंड पे उसे अरेस्ट किया गया है, उस रीजन को जानना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट है एक्यूज पर्सन का। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारे दिया गया है, ये एक राइट किस आर्टिकल में दिया हुआ है, राइट टू नो द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में। 22 में है शायद सर। ओके बिल्कुल 22 में। 22 में किस क्लॉज में है? कोई भी बताइए आप लोगों में से, तीनों लोगों में से। सर 22 क्लॉज 1 और 2 में है, लेकिन कंफर्म याद नहीं आ रहा है किस में है। अच्छा ओके ओके, क्लॉज 1 में ही है, 22 क्लॉज 1 में ही है कि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट जानना है। ग्राउंड ऑफ अरेस्ट जानना है, सबको बताना है, मतलब एक्यूज पर्सन को ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना है। ये 22 क्लॉज 1 में दी गई है, ये कंपल्सरी राइट है और इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती। बिना ग्राउंड ऑफ अरेस्ट अगर ना बताया जाए तो अरेस्ट इलीगल हो जाता है। अच्छा तो 22 क्लॉज 1, आर्टिकल 22 क्लॉज 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 22 क्लॉज 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इस राइट की बात करता है। और फिर बीएनएसएस का कोई आर्टिकल, आर्टिकल बोल रहा हूं सेक्शन, लिख लीजिए 47, 55 और 77, इन तीनों से निकल के आता है। 47, 55, 77, इन तीनों से ये राइट निकल के आता है कि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट जानना है, करना है तो उसका ग्राउंड बताना है। ये 47 में भी दिया हुआ है, 55 में भी दिया हुआ है और 77 में भी दिया हुआ है। कोई कोई सुपीरियर जब सबऑर्डिनेट को भेजता है अरेस्ट करने के लिए, वो भी प्रोविजन हम लोग पढ़ेंगे, कोई सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट पुलिस अफसर को भेजता है अरेस्ट करने के लिए, तो उसको ये भी लिख के भेजता है कि किस ग्राउंड पर अरेस्ट करना है। ठीक है, उसको रिटर्न में ऑथराइज करता है और लिख के भेजता है कि क्यों अरेस्ट करना है आपको, तो रिटर्न में जाननी चाहिए। किस कोई अंडर वारंट कोई अगर अरेस्ट करने गया है तो उस पर है क्या क्या सब स्टांस है, किस ग्राउंड पे आपको अरेस्ट किया जा रहा है, तो वो वारंट जब इशू की जाती है उस पर भी लिखी रहती है। और पुलिस अरेस्ट करने क्या हुआ है तो राइट्स तो बताएगा ही। तो ये सेक्शन बीएनएसएस का है जिसमें राइट टू नो द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट है, ये जानना एकदम कंपल्सरी है। अगर ये ना बताया जाए तो अरेस्ट होगा वो क्या होगा, वैलिड रहेगा कि नहीं वैलिड रहेगा? ग्राउंड ऑफ अरेस्ट को ओमिट किया जा सकता है क्या? अजीत कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ असम। देखिए केस है अजीत कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ असम, अजीत कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ असम। इसमें बोला गया था कि अगर इस वाले राइट से अगर नॉन कंप्लायंस दिखाया जा रहा है, नॉन कंप्लायंस टू दिस पर्टिकुलर राइट दैट द अक्यूज्ड हैज, सॉरी द अरेस्टेड पर्सन हैज द राइट टू नो द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, इसके साथ अगर कंप्रोमाइज की जा रही है, इसका नॉन कंप्लायंस किया जा रहा है, तो अरेस्ट को इलीगल बना देता है। अरेस्ट को क्या बना देता है, इलीगल। Non-compliance to this particular right of the accused or the arrested person makes the arrest illegal. Illegal. एक और केस है हरि किशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, अच्छा इस केस में क्या बोला गया था, हरि किशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, हरि किशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में बोला गया था कि जो एक्यूज होते हैं या अरेस्टेड पर्सन जो होते हैं, मान लीजिए उनको अरेस्ट कर लिया गया और पुलिस जो है उनको बता रही है रीजन और उसे समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज ही इज नॉट एक्वेंटेड विद द लैंग्वेज इन विच ही इज बीइंग कम्युनिकेटेड बाय द पुलिस ऑफिसर्स। तो क्या ये हो गया कम्युनिकेशन, एक वैलिड कम्युनिकेशन हो गया ग्राउंड ऑफ अरेस्ट का? ग्राउंड ऑफ अरेस्ट को बता देना ऐसी लैंग्वेज में जो कि अरेस्टी जानता ही नहीं है, वो लैंग्वेज समझता ही नहीं। मान लीजिए इंग्लिश में बताया जाए या तमिल में बताया जाए किसी यहाँ के लोगों को,
या यहाँ के तमिल का कोई पर्सन यहाँ अरेस्ट कर लिया गया, उसको हिंदी में बताया जा रहा है जो समझ में नहीं आ रहा है, या किसी रीजनल लैंग्वेज में बताया जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है, तो ये वैलिड कम्युनिकेशन नहीं हुआ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट का. सो इट इज नेसेसरी दैट द communication of the ground of arrest should be made in such a language which is understood by the arrested person or the arrestee. अरेस्टेड पर्सन को जानकारी होनी चाहिए, जिस लैंग्वेज की जानकारी है उसी लैंग्वेज में उसको बताना है ग्राउंड ऑफ अरेस्ट. ओके, ये फैसिलिटी पुलिस अफसर प्रोवाइड करेंगे कि जो जिस लैंग्वेज में जो जानता है, पढ़ा लिखा या नहीं पढ़ा लिखा है, तो जो लैंग्वेज वो जानता है बोलना, उस लैंग्वेज में उसे कम्युनिकेट करना है, ताकि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट उसे सच में पता चले. आगे का अपना डिफेंस, तब तो वो आगे के जो भी स्टेप्स है वो ले पाएगा अपने डिफेंस के लिए. सो हमने 2 केस देख लिया इसमें. अजीत कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ असम में बोला कि नॉन कंप्लायंस अरेस्ट को इलीगल बना देता है. हरि किशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसमें बोला गया कि अगर अरेस्टेड पर्सन जो है लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहा है पुलिस अफसर के, उसको उस लैंग्वेज में बतानी है ग्राउंड, जिस लैंग्वेज को वो समझता है. ठीक है सोनाक्षी, here I have point, right to know the ground of arrest. Yes, sir. Okay. ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट हो गया है किसका, अरेस्टेड पर्सन का. चलिए और क्या क्या राइट लग रहा है अरेस्टेड पर्सन की. अरेस्टेड पर्सन का एक ये राइट हो गया कि उसको अरेस्ट का ग्राउंड जानना है. फिर एक और राइट है कि राइट टू नो उसको बेल मिल सकता है, ये भी जानने का उसको अधिकार है. उसको बेल मिल सकता है, ये भी उसको जानने का अधिकार है. बेलेबल ऑफेंस जो होती है, जो भी बेलेबल ऑफेंस होती है, उसमें पुलिस मान लीजिए अरेस्ट कर लिया है, लेकिन पुलिस को भी राइट है ना कि वो बेल पे छोड़ सकता है. उसमें तो बेल एज अ मैटर ऑफ राइट हो जाती है अरेस्टेड पर्सन का. इन केस ऑफ बेलेबल ऑफेंस, बेल इज अ मैटर ऑफ राइट. ओके, तो ये बताना है अरेस्टेड पर्सन को कि तुम्हारे पास अधिकार है कि तुम जो भी बॉन्ड है वो भर करके एग्जीक्यूट करके तुम जा सकते हो, तुम्हारा राइट है बेल पे जाने का. ये नहीं कि अरेस्ट कर लिए, वो बता ही नहीं, वो जेल में बैठा हुआ है. ये कम्युनिकेट करना है अरेस्टेड पर्सन को कि तुम्हारे पास अधिकार है कि तुम बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करो और तुम चले जाओ. ठीक है, तो ये भी बताना एक ये है राइट है. अच्छा, ये इसका प्रोविजन कहीं दिया हुआ है, राइट टू नो अबाउट द बेल, इसका दिया हुआ है कहीं प्रोविजन सीआरपीसी में या बीएनएसएस में. सोनाक्षी, डू यू रिमेम्बर? सर 47 दिया है बीएनएसएस. बिल्कुल 47 क्लॉज 2 में दिया हुआ है. 47 क्लॉज 2 में ये दिया हुआ है. सेक्शन 47 क्लॉज 2 में दिया हुआ है. सीआरपीसी में 50 में था, उसी को 47 बना दिया गया है. 50 क्लॉज 2 में सीआरपीसी में था और उसी को 47 क्लॉज 2 में लिख भी सकते हैं आप 50 क्लॉज 2. ओके, तो ये दूसरा राइट है कि बेल पे आप निकल सकते हैं, ये जानकारी देनी है. तीसरा हो गया राइट टू मजिस्ट्रेट. राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मजिस्ट्रेट. राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मजिस्ट्रेट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट है अरेस्टेड पर्सन का. उसके पास राइट है कि उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा. कितने घंटे के अंदर प्रोड्यूस किया जाएगा? कितने घंटे के अंदर प्रोड्यूस किया जाएगा? ओके, 24 घंटे के अंदर, 24 आवर्स के अंदर प्रोड्यूस किया जाएगा अरेस्टेड पर्सन को. और ये आर्टिकल 20 क्लॉज 2 कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया हुआ है. कॉन्स्टी का आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में ये बात लिखी हुई है. ठीक है, 20 क्लॉज 2, सॉरी 22 क्लॉज 2 लिख लीजिए आप लोग. ये आप लोगों को पता ही होगा, ये क्वेश्चन पूछी हुई है चीजें. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में पूछ लिए जाते हैं सब में अरेस्टेड पर्सन का राइट्स. 22 क्लॉज 1, 22 क्लॉज 2 दोनों ही याद रहनी चाहिए. तो इसमें भी लिया हुआ है. और बीएनएसएस का कोई प्रोविजन बताओ सोनाक्षी, जिसमें मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करने के बाद 46 में है सर. 46 में प्रोडक्शन बिफोर मजिस्ट्रेट किया हुआ है. उसमें वो दिया हुआ है अननेसेसरी रिस्ट्रेन नहीं करने के लिए. अननेसेसरी रिस्ट्रेन नहीं करना है. 57 में दिया हुआ है, 78 में दिया हुआ है. 57 में 78 में दिया हुआ है.
और 187 में भी दिया हुआ है। हम सीआरपीसी में 167 पढ़ा करते थे, सीआरपीसी में 167 पढ़ा करते थे कि क्या होगा जब प्रोड्यूस ना किया जाए तब क्या होगा। वो प्रोविजन था ना 167, बहुत पॉपुलर, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। सीआरपीसी का 167 अब बन गया है 187 बीएनएसएस का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत आते हैं उससे, एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो उसमें दिया हुआ है ना, जब अरेस्ट ना सॉरी प्रोड्यूस ना कर पाए तो क्या करना है, देन ये सब केसेस में। तो 187 में भी दिया हुआ है कि प्रोड्यूस करना है, उससे भी निकल के आता है, और 78 से भी निकल के आता है, 57 से भी निकल के आता है। ये बिना डिले का अननेसेसरी आपको जल्दी से जल्दी प्रोड्यूस करना है 24 घंटे के अंदर। इसका मतलब ये नहीं कि 23वां घंटा 24वां घंटा करना है, आपको बिना अननेसेसरी डिले के मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है, बिना अननेसेसरी डिले के। नेसेसरी डिले हो जाए तो कोई बात नहीं, अननेसेसरी डिले। ये भी एक राइट हो गया अरेस्टेड पर्सन का कि उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना। और कोई राइट, और कोई राइट, एक बहुत पॉपुलर राइट जो पहले जजमेंट से निकल के आया फिर बन गया, राइट टू लीगल काउंसिल। लीगल काउंसिल का राइट मतलब आपको कानूनी सहायता मिले, इसका राइट है। कानूनी सहायता मिले इसका राइट है। ये भी आर्टिकल 22 क्लॉज 1 में ही है। आर्टिकल 22 क्लॉज 1 में दो चीज हो गई, एक तो आपको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट जानना है और आपको एडवोकेट, अपने चॉइस के एडवोकेट से मिलने का। 22 क्लॉज 1 में ये दोनों चीजें थी। और 22 क्लॉज 2 में कि आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, 22 क्लॉज 1 आपको जाननी है ग्राउंड और लीगल काउंसिल वाला, एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस। और 22 क्लॉज 2 में 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करने वाला। तो इसमें भी हम 22 क्लॉज 1 लिख सकते हैं, 22 क्लॉज 1 लिख सकते हैं। और इसमें में सीआरपीसी में सॉरी बीएनएसएस में भी इसमें सेक्शन जो 38 है, सेक्शन 38 वो बात करता है। और बीएनएसएस ये भी डील करता है लीगल काउंसिल से कि सभी को लीगल काउंसिल मिलने का राइट है। 340 भी है, 340 में भी यही है। और ये बात हो रही है किसके, अरेस्टेड पर्सन की, विक्टिम की बात नहीं कर रहा हूँ, अरेस्टेड पर्सन की राइट्स की बात हो रही है। इसलिए बस उसकी राइट्स में, उसकी राइट्स वाला मैं सेक्शन लिख रहा हूँ बीएनएसएस, नॉट विक्टिम वाला। तो लीगल काउंसिल जो है मतलब कानूनी सहायता मिलना, ये भी एक कंपल्सरी राइट है। आप लोगों ने हुसैन आरा खातून का केस का नाम सुना हुआ है, हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, मीनाक्षी? ओके निहारिका, शाश्वत तुमने? यस सर, बिल्कुल, बहुत पॉपुलर जजमेंट है, तो ना सुनने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। सीरीज ऑफ जजमेंट आई थी, हुसैन आरा खातून का कोई एक जजमेंट नहीं है। बिहार में ही बहुत सारे लोगों को इंक्लूडिंग फीमेल, इंक्लूडिंग चाइल्ड बंद कर दिया गया हुआ था जेल में। ट्रायल चल रहा था, ट्रायल पेंडिंग था, और मतलब इतना डिले हो गया था, ट्रायल चल भी नहीं रहा था ठीक से। लोग 2-2 साल 3-3 साल से बंद थे। ऐसे ऑफेंस के लिए लोग बंद थे जेल में, जिसके लिए अगर कन्विक्शन हो जाए ना तो जो मैक्सिमम सेंटेंस इंपोज होगी उससे ज्यादा समय से लोग बंद थे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये राइट टू लाइफ का वायलेशन है कि एक पर्सन को इतने समय तक जेल में बंद रखना कि आफ्टर कन्विक्शन भी उतना सजा इंपोज ना किया जाए। मान लीजिए किसी ऑफेंस का सजा ही है 3 साल, मैक्सिमम 3 साल तक सजा हो सकती है, और वो 3.5 साल से जेल में बंद है, ट्रायल का पेंडिंग में, तो ये कौन सा जस्टिस हो गया? तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो इमीडिएट रिलीज का ऑर्डर दे दिया सबको, फिर कई सारे पार्ट में अलग अलग जजमेंट दिए। तो ये इसका इंपॉर्टेंस बहुत सारे फील्ड में हुसैन आरा का, अभी जो बता रहा हूँ यहाँ पे तो इंपॉर्टेंस है ही, स्पीडी ट्रायल के लिए है। स्पीडी ट्रायल होना एक आर्टिकल 21 का पार्ट बन चुका है, ये भी हुसैन आरा खातून से आया हुआ था। तो हुसैन आरा खातून का नाम जानते हैं आप लोग, होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार, हुसैन आरा खातून होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार, या बस आप स्टेट ऑफ बिहार कर सकते हैं। एक और केस है खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इन दोनों केस जो है बिहार, ये भी बिहार का है। इन दोनों में कहा गया कि स्टेट जो है, स्टेट के अंडर बाउंड है, मतलब उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, स्टेट इज अंडर सम कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू इंडिजेंट पर्सन। अगर कोई गरीब इंसान है तो उसको फ्री लीगल एड देना ही देना है। अगर ना दे तो क्या होगा, ट्रायल विसिएट हो जाएगा। अगर फ्री लीगल एड ना दे, बिना खुद को रिप्रेजेंट किए,
अगर उसका ट्रायल चल गया तो ट्रायल तो इनिशिएट होगा ही। तो बताइए कौन सा नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल वायलेट हो जाएगा? इससे कौन सा प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस वायलेट हो जाएगा? अगर कोई बिना उसको रिप्रेजेंट किए उसके बातों को उसके अगेंस्ट जजमेंट आ जाए तो? ऑडियो अल्ट्रम पार्टम। ऑडियो अल्ट्रम पार्टम, बिल्कुल सही। ऑडियो अल्ट्रम पार्टम का वायलेशन हो जाएगा। सबको राइट है कि उसकी बात सुनी जाए, राइट टू बी हर्ड, एवरीवन हैज राइट टू बी हर्ड। सबको सुना जाना चाहिए और बिना सुना जाने किसी के अगेंस्ट जजमेंट नहीं आनी चाहिए। तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का ही भी वायलेशन हो जाएगा। तो सैनारा खातून and in the case of Khatri versus State of Bihar, Supreme Court had held that the state is under constitutional mandate. ये संवैधानिक एक तरह से मैंडेट है, मतलब कंपल्सरी है कि उन्हें गरीब इंसान को लीगल एड देना ही देना है, लीगल काउंसिल। ये अरेस्टेड पर्सन को, एक्यूज को देना है। विक्टिम को तो रिप्रेजेंट करता ही है स्टेट, विक्टिम को तो स्टेट ही रिप्रेजेंट करता है ना। पब्लिक प्रोसिक्यूटर हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे एक्यूज की बात हो रही है, एक इंडिजेंट एक्यूज को भी अब स्टेट देगा कि आपके बेनिफिट के लिए, आप अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम आपको अपने पैसों पे एडवोकेट प्रोवाइड करेंगे, अपने पैसों पे। सो राइट टू लीगल काउंसिल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट राइट। एक और इसमें केस है सुखदास का केस, ये भी मैं भी आप लोगों ने सुना होगा। ये यूनियन टेरिटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश का है, सुखदास वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। सुखदास, इसमें भी यही बातें कही गई थी कि अगर ये कंप्लायंस ना किया जाए, इसे लीगल काउंसिल ना प्रोवाइड किया जाए गरीब इंसान को, तो ट्रायल विसिएट हो जाता है। ट्रायल जो है वो विसिएट हो जाता है और ऐसे ट्रायल का कोई रेलेवेंस नहीं रह जाता है अगर कोई अनरिप्रेजेंटेड ही रह गया। ठीक है, ये भी एक राइट हो गया लीगल काउंसिल का होना। इन केसेस में हम लोग देखें, हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, सुखदास वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। चलिए एक और राइट की बात करते हैं, और वो राइट कौन सी हो जाएगी? राइट टू बी मेडिकली एग्जामिन्ड। राइट टू बी मेडिकली एग्जामिन्ड या राइट टू मेडिकल एग्जामिनेशन, जिस वे में भी आप इसको कहिए, ये भी एक राइट है कि आपको एक अरेस्टेड पर्सन का मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए। अच्छा, ये दो तरीके से होता है मेडिकल एग्जामिनेशन जो है, अभी हम वो भी प्रोविजन अभी हम लोग डायरेक्ट का नहीं पढ़े हुए हैं, वो भी पढ़ेंगे। एक तो पुलिस ऑफिसर करवाता है, पुलिस ऑफिसर करवाता है। वो क्यों करवाता है? अपने इन्वेस्टिगेशन को और बढ़ाने के लिए आगे। अगर रेप हुआ है और उसको डीएनए सैंपल चाहिए एक्यूज पर्सन का, तो मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएगा ना। तो ये किसके बेनिफिट के लिए हो गया? ये केस के बेनिफिट के लिए हो गया। पुलिस ऑफिसर अपने इन्वेस्टिगेशन को अच्छा से कंडक्ट करने के लिए कराता है। इसमें क्या करता है? इसमें अरेस्टेड पर्सन रजिस्ट कर सकता है, लेकिन उसको करवाता है जबरदस्ती। पुलिस ऑफिसर जबरदस्ती करवा सकता है, तो वो तो राइट नहीं है एक्यूज पर्सन का। एक तरह से वो पुलिस ऑफिसर को राइट दिया गया है कि वो जबरदस्ती वो करा सकता है मेडिकल एग्जामिनेशन किसका? अरेस्टेड पर्सन का, कि वो एविडेंस कलेक्ट करे। और एक राइट दिया हुआ है अरेस्टेड पर्सन का। ये जो राइट की बात कर रहा हूँ, ये अरेस्टेड पर्सन का राइट है। ये किस लिए कराया जाता है कि मान लीजिए अरेस्ट किया गया किसी को और उसके साथ टॉर्चरस बिहेव किया जा रहा है कस्टडी में, उसके साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया जा रहा है, क्रूएल ट्रीटमेंट किया जा रहा है, तो ये ना किया जाए, इसलिए ये मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। जब किया जाता है मेडिकल एग्जामिनेशन कर लिया गया अरेस्ट होने के बाद, तो देखी जाती है क्या उसको कोई इंजुरी है, क्या उसको कोई इंजुरी है, उसको नोट किया जाएगा कि उसको ये इंजुरी है, ये इंजुरी कितने देर पहले की लग रही है इंजुरी, वो नोट किया जाएगा। अप्रोप्रिएट टाइम जो भी लग रही है इंजुरी की, किस नेचर का इंजुरी है, सब कुछ लिखा जाएगा। फिर उसको बाद में जब किया जाएगा मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर देखा जाएगा क्या इंजुरी में इनहेंसमेंट हुआ है या और भी इंजुरी आई हुई है। ठीक है, जैसा कि डीके बासु में कहा गया था हर 48 घंटे में फिर से मेडिकल एग्जामिनेशन करनी है। तो ये सब बार बार मेडिकल एग्जामिनेशन करवा सकता है कौन? अरेस्टेड पर्सन अपना, ताकि उसका इस राइट को प्रोटेक्ट किया जाए कि उसके साथ टॉर्चरस, इनह्यूमन, क्रूएल ट्रीटमेंट ना हो इन कस्टडी बाय द पुलिस ऑफिसर और द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, किसी के द्वारा। तो इसलिए इसको उस राइट की तरह देखिएगा। दो तरह का मेडिकल एग्जामिनेशन होती है, वही मैंने बताया। एक पुलिस करवा रहा है जबरदस्ती, उसमें ये रजिस्ट करेगा, एक ये करवाएगा अपने राइट के लिए। तो ये इसके राइट की बात कर रहा हूँ। मेडिकली एग्जामिन करवाना क्यों है आपको बता दिया मैंने कि मेडिकल एग्जामिनेशन करना है ताकि ये इंश्योर हो कि उसके साथ कोई क्रूएल ट्रीटमेंट ना हो। इसका कोई सेक्शन सीआरपीसी में
कॉन्स्टी में तो नहीं है, सीआरपीसी में कोई सेक्शन, सीआरपीसी नहीं है, बीएनएस बताइए, बीएनएस में 53 बीएनएसएस, और यहाँ मैंने सीआरपीसी लिख दिया होगा। अच्छा, सीआरपीसी भी अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं, 54 सीआरपीसी में था, 53 सीआरपीसी में वो पुलिस का तरफ से था कि पुलिस का ये करवा सकता है, पुलिस का राइट है कि वो करवा सकता है जबरदस्ती मेडिकल एग्जामिनेशन एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। कौन करेगा? एक मेडिकल प्रैक्टिशनर। और 54 में वहां दिया हुआ था ये वाली राइट, यहाँ पे 53 में ही एक्यूज के राइट की बात की हुई है। 55 जाते जाते तक तो दोनों बैलेंस हो गया है, सीआरपीसी और बीएनएसएस, उसके बाद वो आगे बढ़ गया है बीएनएसएस। चलिए, तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया, राइट टू बी मेडिकल एग्जामिन्ड। ये जो है इस पे केस है शीला वर्से का, शीला वर्से, ये भी केस बहुत पॉपुलर है, आपने सुना होगा। शीला वर्से का केस का नाम आपने सुना है कि नहीं? इसमें बोला गया था, इस राइट्स के बारे में बोला गया था, राइट टू बी मेडिकली एग्जामिन्ड, ये राइट है और ये बताना ही बताना है। एक्यूज को उसके मेडिकल एग्जामिनेशन का राइट है, ये कम्युनिकेशन करना कंपलसरी है। पुलिस ऑफिसर को ये कम्युनिकेशन करना ही है, ये इस राइट के बारे में इन्फॉर्म करना है। तुम्हारा राइट है कि तुम मेडिकली तुम्हारा अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करा सकते हो, अपने यूरिन्स को नोट करवा सकते हो, तो ये राइट के बारे में इन्फॉर्म करना कंपलसरी है। ये शीला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया हुआ था। ओके, तो ये राइट टू बी मेडिकली एग्जामिन्ड हो गया। मेन यही राइट्स हो गए, मेन यही राइट्स हो गए। और आप एडिशनल राइट्स देख सकते हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और सीआरपीसी या बीएनएसएस मिलाकर के ये मेन राइट्स हो गए। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, स्पीडी ट्रायल का ये तो राइट है, फेयर ट्रायल का राइट, ये सब एक्स्ट्रा में लिखा जा सकता है। स्पीडी ट्रायल, अभी मैंने केस बताया था, उस केस में हुसैन आरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार, उस केस में ये भी निकल के आया था कि स्पीडी ट्रायल जो है एक फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ट्रायल का डिले हो जाना, ट्रायल का बहुत डिले होना, ये एक एक्यूज का राइट को वायोलेट करता है। और आप डिले कर रहे हैं तो उसको क्या कीजिए, उसको बेल दीजिए और यहाँ उसको किया जाएगा, ये नहीं कि उसको जेल में बंद किए हुए हैं और ट्रायल को डिले किए हुए हैं। ओके, एमएच हॉस्कॉट का केस आपने सुना होगा, एमएच हॉस्कॉट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, उस केस में भी बोली गई थी ये सब बातें। फेयर ट्रायल तो है ही है, फेयर ट्रायल एक तरह से पूरा का पूरा, आप अगर फेयर ट्रायल ना किया जाए तो कई सारे राइट्स का वायलेट, ये भी आर्टिकल 21 में आ जाती है। फेयर ट्रायल कराना ये भी 21 का पार्ट हो जाता है कि एक पर्सन को सही ट्रायल करके तब जाके उसके अगेंस्ट जजमेंट पास हो, उसकी लिबर्टी जो कर्टेल की जा रही है वो फेयर मैनर में कर्टेल हो, ना कि हम कैसे भी कर्टेल कर दे। अब हम लोग कुछ बचे हुए प्रोविजंस पहले बेयर एंड के देख लेते हैं, फिर हम लोग केस लॉज देखेंगे। केस लॉज, ये सारे राइट समझ में आए? सोनाक्षी, निहारिका और शाश्वत, कोई राइट में कोई दिक्कत? कोई राइट जो लग रहा है नेसेसरी है, या कोई राइट जो लग रहा है कि होनी चाहिए नहीं है? ऐसी कोई राइट जो लग रही है होनी चाहिए या नहीं है, या ऐसी कोई राइट जो लग रहा है कि नहीं होनी चाहिए वो एक्स्ट्रा दे दिया गया है, तो बताइए आप लोग, हम लोग डिस्कस किया जाएगा उस पर। सर सेक्शन 58 जो बीएनएसएस का है, पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 आवर्स, इस हाँ। ये राइट इसी में आएगा क्या, 24 आवर्स वाले में, कि ये अलग से इसको बनाएंगे? पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन्ड मोर देन 24 आवर्स, हाँ इसी में आ जाएगा ये भी। मतलब कि 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के बाद तक डिटेन नहीं करना है, उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है। वो जो मैंने राइट बताया कि राइट टू प्रोड्यूस फ्रॉम मजिस्ट्रेट, उस राइट में इंक्लूडेड है, उसमें आप सेक्शन 58 ऑफ बीएनएसएस मेंशन कर सकते हैं कि आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाना है बिना नेसेसरी डिले के, और उसके लिए टाइमिंग लिखाई हुआ है कि 24 घंटे के अंदर। ठीक है, ओके सर। हाँ वो कवर, ये कवर हो गया है, उसी 5-6 में कवर हो गया है। चलिए, और हम लोग कल कौन से सेक्शन तक किए हुए थे? प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन, ये भी नहीं हुआ था, 52 भी नहीं हुआ था, 51 भी नहीं हुआ था, 50 भी नहीं हुआ था। अच्छा, 46 तक में भी हुआ था। 45 हो गया था, परस्यूट ऑफ ऑफेंडर्स इनटू अदर जुरिडिक्शन, मैंने बोला था इनटू एनी प्लेस इन इंडिया को अंडरलाइन करने को, इंडिया में कहीं भी।
46 भी कहीं शायद ओवर किए थे हम लोग। नो अननेसेसरी रेस्ट्रेंट, नो अननेसेसरी रेस्ट्रेंट, इसका क्या मतलब होगा कि बिना बिना उतना ही आपको रेस्ट्रेंट करना है जितना जरूरी है, वो बच के भाग ना पाए, जितना से वो उसका आप इसके बचा ले उतना आप रेस्ट्रेंट कीजिए, उससे ज्यादा नहीं। 47 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 47 से पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एंड राइट टू बेल, या भी डिस्कस हो गया राइट्स। 50 था वहां पे, 50 क्लॉज 1 2 सेम था इसमें भी। इसमें 47 क्लॉज 1 जो है 50 क्लॉज 1 था, 47 क्लॉज 2 50 क्लॉज 2 था। और ये कई बार पूछा हुआ है ग्राउंड ऑफ अरेस्ट कहाँ है, तो 50 क्लॉज 1 में है। ग्राउंड ऑफ अरेस्ट 50 क्लॉज 1 में है, ठीक है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 22 क्लॉज 1 में, आर्टिकल 22 क्लॉज 1 और 50 क्लॉज 1 सीआरपीसी का, इसमें ग्राउंड ऑफ अरेस्ट था, ठीक है। और 50 क्लॉज 2 बेल पे मिलने का राइट है। तो 47 क्लॉज 1 अब देखते हैं। 50 रूल है सीआरपीसी का, बीएनएसएस का 47 देखते हैं। उसमें एवरी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन अरेस्टिंग पर्सन विदाउट वारंट शैल फॉरथ्विट, मतलब तुरंत बताना है, कम्युनिकेट टू हिम फुल पार्टिकुलर्स ऑफ द ऑफेंस फॉर व्हिच ही इज अरेस्टेड और द ग्राउंड ऑफ सच अरेस्ट। ग्राउंड ऑफ अरेस्ट तुरंत बताना है। और मैंने बता दिया हुआ है कि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट ना बताया जाए तो अरेस्ट इलीगल हो जाता है। दूसरा चीज मैंने बताया कि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट ना बताया जाए तो क्या होगा, सॉरी, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट किस लैंग्वेज में बताना है, उस लैंग्वेज में जिसको एक्यूज पर्सन या अरेस्टेड पर्सन समझता हो उस लैंग्वेज में बताना है। तो ये 47 क्लॉज 1 हो गया। 47 क्लॉज 2 की बेलेबल ऑफेंस में बेल मिलनी चाहिए, बेल मिलना राइट है एक्यूज पर्सन का या अरेस्टेड पर्सन का, ये उसको बताना है। पुलिस अफसर को अरेस्टेड पर्सन को बताना है कि ये बेलेबल ऑफेंस के लिए तुमको अरेस्ट किया गया है और तुम्हारा राइट है तुम बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करके भाग जाओ। 48 ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट अरेस्ट। देखिए ऑब्लिगेशन का बात क्या हुआ, ये भी एक बार पूछा हुआ है। इतना लेट से कौन आ रहा है, सुचेता। ओके, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट अरेस्ट। ये जो पर्सन अरेस्ट कर रहा है उसकी ऑब्लिगेशन है कि अरेस्ट के बारे में बताए रिलेटिव वगैरह, ठीक है, ये इन्फॉर्म कराना है। ये राइट मैंने बताया था कि नहीं, राइट्स में अभी मैंने ये बताया कि नहीं जब राइट्स की लग था सोनाक्षी? नो सर। अच्छा, ये भी एक राइट है, ठीक है, ये छूट गया था राइट। ये आपको अरेस्टेड पर्सन क्या, ये सब राइट्स वैसे अभी मिलने वाले भी हम लोग जो जजमेंट डिस्कस करने वाले हैं वो सबसे ही राइट्स निकल के आए हुए हैं कि अरेस्ट किया जा रहा है, उसके फैमिली मेंबर्स को, रिलेटिव्स को जानने का अधिकार है। ये भी अरेस्टेड पर्सन को बताना है कि तुम बताओ किसको बताना चाहते हो, उसको बता दिया जाएगा। तो आइए पढ़ते हैं सेक्शन को हम लोग। एवरी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन्स मेकिंग एन एनी अरेस्ट अंडर दिस संहिता शैल फॉरथ्विथ तुरंत, ठीक है, तुरंत, शैल अंडरलाइन यानी कंपलसरी है, give the information regarding such arrest and place where the arrested person is being held। देखिए रिगार्डिंग सच अरेस्ट, अरेस्ट के बारे में बताना है और किस जगह पे रखा गया अरेस्टेड पर्सन को ये भी बताना है। अरेस्टेड पर्सन को किस जगह रखा हुआ है ये भी बताना है। arrested person is being held to any of his relative, friend or such other person as may be disclosed or nominated by the arrested person। किसको बताना है, ये खुद चुनेगा अरेस्टेड पर्सन। उसके किस रिलेटिव को बताना है या किस दोस्त को बताना है या किसी और को बताना है, किसी और को बताना है, वो खुद चुनेगा कि इसे बता दिया जाए, वो नॉमिनेट करेगा। nominated by arrested person for the purpose of giving such information and also to the designated police officer in the district। देखिए ये इन्फॉर्मेशन देना है और किसको देना है, ऑल्सो टू द डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर इन द डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट का जो डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर है उसको भी देना है। कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होती है पुलिस स्टेशन में और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पुलिस ऑफिसर को डेजिग्नेट किया जाता है जो कि मेंटेन करता है लिस्ट को, कौन कौन अरेस्ट किया गया है, उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, क्यों अरेस्ट किया गया है, ये सब लिस्ट को उसको मेंटेन करना है, फिर शो भी करना है, चाहे वो डिजिटल मोड में शो करे या फिजिकल मोड में शो करे, उसको ये सब करना है, ठीक है। तो उसको भी इंफॉर्मेशन देना है। चलिए हो गया। सबसेक्शन 2 बोल रहा है द पुलिस ऑफिसर शैल इन्फॉर्म द अरेस्टेड पर्सन ऑफ हिज राइट अंडर सबसेक्शन 1 एज सून एज इज ब्रॉट टू द पुलिस स्टेशन। उसी बात को फिर से लिख दिया हुआ है कि बताना ही बताना है इस राइट को, एकदम क्लैरिटी लाने के लिए सब बार बार लिखता है
फिर भी पुलिस ऑफिसर्स को समझ में नहीं आता है, फिर भी इन राइट्स को वायलेट कर देते हैं। ठीक है, इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतने जजमेंट्स आने के बाद भी, और सीआरपीसी में इतने अमेंडमेंट्स हो जाने के बाद भी इन सब राइट्स को सही से कंप्लायंस नहीं की जाती है कई सारे ये में। चलिए देखते हैं, कई सारे इंस्टांसेस मुझे भी पता है जो कि इस तरह से की गई थी और मैसिव वायलेशन ऑफ द राइट्स हुए थे। यहीं पे एक मेरे डिस्ट्रिक्ट से एक पर्सन को अरेस्ट किया गया हुआ था और उसको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, जो कि बहुत दूर है 100 किलोमीटर दूर, उसको वहां लेके गया हुआ था। एक्चुअली वो वहां पे क्राइम किया हुआ था, छोटा मोटा क्राइम किया हुआ था, बहुत दूर के डिस्ट्रिक्ट में वो छोटा मोटा क्राइम किया हुआ था और फिर वापस आया था। उसको पुलिस परसू कर रही थी, ट्रैक करते करते पहुंच गई मान लो मेरे डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से उसको अरेस्ट किया और उसको वहां पे ले गई उस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ को पुलिस ऑफिसर थे, और वहां पे बंद कर दिया। उस पे बहुत सारे चार्जेस लगा के, किसी बड़े केस का चार्ज लगा के, जो एनडीपीएस एक्ट है ना, उसके अंडर में बहुत सारे इस पे चार्जेस लगे और उसको बंद कर दिया गया हुआ था। और किसी चीज का कोई राइट्स, कोई चीज फॉलो नहीं किया गया था। ना उसको, ना अरेस्ट के बारे में किसी को इंटीमेट किया गया, किसी को नहीं इंटीमेट किया गया कि इसका अरेस्ट हो गया हुआ है। और फोन पे बात करवाने का दिया हुआ है, किसी से बात नहीं करवाया गया। और इवन एफआईआर तो गलत बनाई ही दी गई। तो कोई भी राइट जो है सीआरपीसी के या जजमेंट को फॉलो नहीं किए गए थे। फिर मैंने उस केस में रिट फाइल करवाया हुआ था। चलिए ये हो गया। द पुलिस ऑफिसर शैल इन्फॉर्म सबसेक्शन 2 जो है, सबसेक्शन 2 वो बोल रहा है कि सबसेक्शन 1 को फॉलो करना है, यानी पुलिस ऑफिसर को बताना है, जैसे ही वो अरेस्ट करके ले आए उसको बताना है कि आप जो है किसको बताना चाहते हैं बताइए। Subsection 3 बोल रहा है entry of the fact as to who has been informed of the arrest of such person। जोगिंदर कुमार का केस है ना, यही बातें बताई गई थी। जोगिंदर कुमार का केस में यही बातें बताई गई थी। किसको आप बताइए कि ये राइट है अक्यूज पर्सन का कि इन्फॉर्म करे रिलेटिव को, और किसको इन्फॉर्म किए डायरी में लिखे। ठीक है, नोट करना है कि किसको इन्फॉर्म किया है। तो ये केस उसी से ये सब आई हुई है। उसमें अमेंडमेंट्स आई हुई थी, सीआरपीसी में ये पहले से नहीं था। सेक्शन 50 कैपिटल ए जो था ना, सीआरपीसी का सेक्शन 50 कैपिटल ए, वो यही सेक्शन था, अमेंडमेंट्स आया हुआ था। और जजमेंट के बाद जोगिंदर कुमार जजमेंट का ये उसको छाप दिया गया था सीआरपीसी। The police an entry of the fact as to who has been informed of the arrest of such person shall be made in a book to be kept in the police station in such form as the state government may by। स्टेट गवर्नमेंट को आप अंडरलाइन कर सकते हैं, बस ये करने के लिए कि कभी पूछ ना दे कि कौन सा गवर्नमेंट का। इस तरह के रूल सब में स्टेट ही रहेगा, सेंट्रल का ही नहीं रहता है, इसलिए इस सब चीज में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। 90% चीजें सीआरपीसी के अंदर जो मिलेंगी वो स्टेट गवर्नमेंट की ही मिलेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट कब मिलेगा? जब आर्म फोर्स की बात है, आर्म फोर्स की बात है तो सेंट्रल गवर्नमेंट मिलेगा, बाकी सब केस में ये स्टेट गवर्नमेंट। ऐसे लॉज की बात है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ही एक्सक्लूसिवली है या उसके बनाए हुए होते हैं मोस्टली, उस तरह की चीजों में, नहीं तो हर चीज में स्टेट गवर्नमेंट के ही। तो एग्जाम्स में ऐसे में अगर ना भी पता हो तो स्टेट गवर्नमेंट ही मारना चाहिए जो सीआरपीसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो समझ गए आप, अरेस्ट जो ये कर रहा है पुलिस ऑफिसर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में, किसको बताए हैं वो एक डायरी में एंट्री करना है, डायरी में एंट्री करना है, किसको बताएं उसका नाम एंट्री करना है, ताकि एज अ प्रूफ रहे कि किसको बताया गया हुआ है। और पुलिस स्टेशन में उस बुक को मेंटेन करना है। डायरी बोल रहा हूँ, यहाँ बुक लिखा हुआ है, ठीक है, इन द पुलिस स्टेशन उस फॉर्म में जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करे। सबसेक्शन 4 देखते हैं। It shall be the duty of the magistrate for whom such arrest is produced, such arrested person to satisfy himself that the requirements of subsection 2 and subsection 3 have been complied with in respect of such arrested person। फिर मजिस्ट्रेट को दे दिया हुआ है की ड्यूटी है कि ये कंप्लाई हुआ कि नहीं, उसको भी देखना है। पुलिस को तो काम करना ही है अपना, मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा, उसको भी देखना है कि ये कंप्लाई किया कि नहीं, तुम चेक करो। ठीक है, तो 2 लेयर ऑफ सेफ्टी बनाया गया एक अरेस्टेड पर्सन के लिए। ठीक है, 2 लेयर्स। मजिस्ट्रेट को भी ये ध्यान देना है। किस मजिस्ट्रेट को? जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। यहाँ बस मजिस्ट्रेट लिखा है, मतलब उसका जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही है, क्योंकि उसी के सामने प्रोड्यूस किया जाता है ना, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने थोड़ी प्रोड्यूस किया जाता है। चलिए 49 सेक्शन 49 देखते हैं, सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन। सर्च जो दिया हुआ है अरेस्टेड पर्सन का सर्च 51 में था, सीआरपीसी के 51 में था कि अरेस्टेड पर्सन को भी सर्च किया जा सकता है। अभी तक हम पढ़े थे कल जो, वो उस प्लेस का सर्च के बारे में हमने पढ़ा था जहां पे वो इंटर किया है या जहां पे उसको शक है कि है, जहां पे उसको रीजनेबल सस्पिशन है कि अरेस्टेड पर्सन है जिस प्लेस पे, उसकी सर्च की बात कर ली थी। अब है कि अरेस्टेड पर्सन का ही सर्च किया जा रहा है। ठीक है, तो लिखा हुआ है whenever
whenever a person, सुन रहे हो ना तुम लोग, निहारिका, सुचेता और शाश्वत और सोनाक्षी, सब कर दो तुम लोग। Yes, sir. ओके ओके ठीक। सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन है whenever subsection 1 का clause 1, subsection 1 का clause 1 में लिखा हुआ है a person is arrested by police officer under a warrant which does not provide for the taking of bail, जो कि बेल वाली नहीं है, और अंडर a warrant which provides for the taking of the bail but the person arrested cannot furnish bail, या बेल का प्रोविजन है लेकिन वो बेल फर्निश करने के लिए कैपेबल नहीं है तो नहीं छोड़ेगा ना, बेल फर्निश करने के लिए कैपेबल नहीं है तो नहीं छोड़ेगा उसको। इस केसेस में एंड लिखा हुआ है ए पर्सन इज अरेस्टेड विदाउट वारंट अरेस्ट किया गया उस केस में, और बाय ए प्राइवेट पर्सन अंडर वारंट एंड कैन नॉट बी लीगली बी एडमिटेड टू बेल और अनएबल टू फर्निश, मतलब किसी केस में जब अरेस्ट किया गया है तो क्या होगा उसके बाद की बात है। तो पुलिस ऑफिसर, अभी तक की बातें अननेसेसरी थी, मान के चलिए बस अरेस्ट किया गया होगा तो क्या होगा, the officer making the arrest or when the arrest is made by a private person, a police officer to whom he makes over to the person arrested, अब जो है मे सर्च, ठीक है, यहीं से काम की चीजें शुरू हो रही है। मे सर्च, उसको सर्च कर सकता है, मे सर्च यानी उसको सर्च कर सकता है, अरेस्टेड पर्सन को सर्च किया जा सकता है, जो भी ऑथेंटिकेटिंग पर्सन है वो अरेस्टेड पर्सन को सर्च कर सकते हैं। सच पर्सन एंड प्लेस इन सेफ कस्टडी, और जो भी सामान मिले उसको सेफ कस्टडी में रखेगा। ऑल आर्टिकल्स, मतलब जो भी आर्टिकल्स वहां से बरामद हो उसको सेफ कस्टडी में रखेगा। तो मे सर्च सच पर्सन एंड प्लेस इन कस्टडी, प्लेस इन सेफ कस्टडी ऑल आर्टिकल्स। इतनी बात इसमें अभी तक इंपॉर्टेंट मिली कि उसको सर्च कर सकता है और जो भी आर्टिकल्स मतलब सामान बरामद हुए उसके पास से उसको सेफ कस्टडी में रख देगा, ठीक है। अदर देन नेसेसरी वियरिंग अपरेल लिखा हुआ है, एक्सक्लूड किया हुआ है कि नेसेसरी वियरिंग अपरेल जो होते हैं उसको छोड़ करके, मान लीजिए अब कोई महिला मंगलसूत्र पहनी हुई है तो उसको नहीं निकलवा लेगा, उसको वो नेसेसरी चीजें जो पहनने वाली चीजें नेसेसरी उसको छोड़ करके बाकी चीजें सीज कर सकता है, उसको छोड़ करके। फाउंड अपॉन हिम एंड वेयर एनी आर्टिकल इज सीज्ड फ्रॉम द अरेस्टेड पर्सन, अगर सीज हो रहा है तो क्या करना है उसको, received showing the articles taken in possession by the police officer shall be given to the person, shall को फिर मैंडेटरी है कि आपको एक रिसीट बनाना है कि आपने ये चीजें आपने सीज किया हुआ है और उसको देना है एक कॉपी उसको, उसके by the police shall be given to such person, उसकी रिसीट देनी है उस अरेस्टेड पर्सन, ताकि उसके पास एक प्रूफ रहे कि मेरे से ये सामान बरामद की गई है, ये सामान मेरे से बरामद की गई है, ठीक है, इन्होंने सीज किया हुआ है। तो समझ गया आपने, उसको सर्च कर सकता है, सीज कर सकता है, जो भी लगे उसको वो सीज कर सकता है। नेसेसरी वेयरिंग अपरेल को नहीं सीज कर सकता है, और जो भी सीज करेगा उसके लिए वो रिसीट बनाकर देगा किसको, अरेस्टेड पर्सन को। सबसेक्शन 2 लिखा हुआ है whenever it फीमेल सेंट्रिक हो गया, whenever it is necessary to cause a female to be searched, the search shall be made by another female with strict regard to decency, ये भी अंडरलाइन कर लीजिए, with strict regard to decency, ये भी पूछा हुआ था किसी ना किसी एग्जाम में, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विद स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी पूछा हुआ है कि कैसे सर्च करना है, उसमें 4 तरह का अच्छे शब्द लिख देगा, और ये अच्छा है जो लिखा हुआ है बेयर एक्ट में, इसी महान शब्दों को सिलेक्ट कर लेना होता है एग्जाम में, और बाकी शब्द भी ऐसा नहीं कि उल्टा चीज सीधा रहे, वो भी हो सकता है सिमिलर सिनोनिमस टर्म्स हो, लेकिन फिर भी सिनोनिमस में वो सब वो फ्रेज चुनना होता है जो फ्रेज यूज हुआ है बेयर एक्ट, तो विद स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। तो बाकी समझ ही गए कि फीमेल को जब अरेस्ट किया जाना है उसको जो सर्च करना है, कौन करेगा सर्च, फीमेल पुलिस अफसर सर्च करेगी, मेल पुलिस अफसर नहीं सर्च कर सकता है फीमेल हो गया ये 49 हो गया। 50 सेक्शन 50 जो है पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन, पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन को सीज करने का पावर है, ऑफेंसिव वेपन को सीज करने का पावर है, ठीक है। The police officer or other person making an arrest under this Sanita may immediately after the arrest is made take from the person arrested any offensive weapon, किसी offensive weapon को उससे बरामद कर लेना है, मतलब उससे सीज कर लेना है। offensive weapon कोई भी वेपन जिससे किसी को इंजुरी हो सकता है, ऐसी वेपन है जो किसी को इंजुरी कॉज कर सकता है, उसी को ऑफेंसिव वेपन कहेंगे। जिससे कोई ऑफेंस हो जाए, ठीक है, जिससे कोई ऑफेंस कमिट हो जाए वो ऑफेंसिव वेपन है। which he has about his person and shall deliver all weapons so taken, ठीक है, वो सीज तो कर लेगा, ऑफेंसिव वेपन जो है वो सीज कर लेगा। कौन सीज कर रहा है, वो पुलिस ऑफिसर या अदर पर्सन जो कि अरेस्ट कर रहा है, जो पर्सन अरेस्ट कर रहा है वो ऑफेंसिव वेपन सीज कर सकता है। those persons who are conducting the arrest can seize the offensive weapon,
और सीज करके वो करेगा क्या, कहाँ भेजेगा? तो लिखा हुआ है कि shall deliver all the weapons taken to the court or officer before which or whom the officer so officer or making। इससे याद है कि कहीं पे तो था, पता नहीं कहाँ, न्यूज़पेपर में पढ़े थे या मेरे ही दृष्टि का घटना है कि एक मोस्ट प्रोबेबली न्यूज़पेपर का होगा, कहीं का बहुत पहले की, 2-3 साल की, ऐसे ही एक बॉम्ब बरामद हुआ था और उसको भेज दिया कोर्ट में और वहां ब्लास्ट हो गया। ठीक है, बहुत बड़ा वाला बॉम्ब नहीं था, छोटा छोटा वाले का। तो वो कोर्ट में ब्लास्ट हो गया, वो पुलिस भेजा हुआ था सीज करके। तो ये खतरनाक है थोड़ा सा। लिखा हुआ है कि डिलीवर करना है वेपन्स को टू द कोर्ट, कोर्ट में, और ऑफिसर before which or whom the officer also making the arrest is required by the senator to produce the person arrested। जिसके सामने प्रोड्यूस किया जाना है उसके भेज देगा। तो कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास। ठीक है, जिसके सामने प्रोड्यूस किया जाना है उसके सामने या कोर्ट में भेज देगा उस ऑफेंसिव वेपन को जो सीज किया हुआ है। ओके, तो समझिए गए, कोर्ट में ऑफेंसिव वेपन सीज करके। सेक्शन 50 होते हैं, सेक्शन 51 एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड पर्सन बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ, ठीक है, एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। इसी से समझ में आ जा रहा है कि ये एक तरह से राइट नहीं है। देखिए बहुत जगह ना होता है, बहुत जगह क्या, मुझे बुक्स में भी मिले हुए हैं कई सारे, ये भी अरेस्टेड पर्सन का राइट्स में लिख दिया हुआ रहता है। कुछ बुक्स में भी ये अरेस्टेड पर्सन का राइट में लिखा हुआ रहता है, जबकि कहीं से भी अरेस्टेड पर्सन का राइट नहीं है। और कई लोग एग्जाम से भी लिख देते हैं। ये सीआरपीसी में 53-54 था, 53-54 जो मैंने बताया। 53 राइट नहीं है, वो तो पुलिस ऑफिसर के रिक्वेस्ट पे हो रहा है। 54 राइट है अरेस्टेड पर्सन का, तो 53 इज नॉट अ राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन, जो कि यही है 53 का 51 बनाया हुआ है। तो एक्यूज्ड पर्सन का एग्जामिनेशन करना है मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर के रिक्वेस्ट पे। इसमें तो उसका घाटा होना है ना, उसको उसके अगेंस्ट एविडेंस कलेक्ट करने के लिए होता है, पुलिस ऑफिसर करता है उसके अगेंस्ट एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। तो ये राइट कैसे हो गया अरेस्टेड पर्सन? व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड ऑन ए चार्ज ऑफ कमिटिंग, और कंपल्सरी नहीं है कि अगर पुलिस ऑफिसर को लग रहा है कि मुझे इसके अगेंस्ट कुछ एविडेंस मिल सकते हैं तो तब कराता है, एट द रिक्वेस्ट ऑफ। ठीक है, उसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं जिससे पता चल रहा है कि पुलिस ऑफिसर के रिक्वेस्ट पे हो रहा है। When a person is arrested on a charge committing an offense of such a nature and alleged to have been committed under such circumstances that there are reasonable ground को underline कर लीजिए, reasonable ground को underline कर लीजिए, for believing that an examination of this person will afford evidence। ठीक है, इसको भी underline कर सकते हैं, will afford evidence, मतलब कि reasonable ground है जिससे लग रहा है कि इसका एग्जामिनेशन करने से एविडेंस मिलेगा, एविडेंस मिलेगा। इस पर्सन का अगर हम एग्जामिनेशन करवाएंगे, इस अरेस्टेड पर्सन का अगर हम मेडिकल एग्जामिनेशन कराएंगे तो हमें कुछ एविडेंस मिलेगा रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ द क्राइम। इस नेचर का ऑफेंस है या इस सर्कमस्टांस में ऑफेंस कमिट हुआ है कि इस अरेस्टेड पर्सन का अगर मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाए तो इस हमें कुछ एविडेंस मिलेगा। ये किसको लग रहा है? पुलिस ऑफिसर को लग रहा है। ठीक है, तो रीजनेबल ग्राउंड है क्या होने का कि एविडेंस मिलेगा, टू अफोर्ड एविडेंस, विल अफोर्ड एविडेंस as to the commission of an offense। किसके रिगार्डिंग एविडेंस मिलेगा? रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, मतलब ऑफेंस कमिट हुआ है उसके रिगार्डिंग हमें एविडेंस मिलेगा। इट शैल बी लॉफुल फॉर अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं वो कर सकते हैं एक्टिंग एट द रिक्वेस्ट ऑफ एनी पुलिस ऑफिसर, जो कि पुलिस ऑफिसर के रिक्वेस्ट पे काम करे। मतलब पुलिस ऑफिसर रिक्वेस्ट करेगा किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से कि तुम इसको एग्जामिन कर दो। ठीक है, पुलिस ऑफिसर रिक्वेस्ट करेगा मेडिकल प्रैक्टिशनर से कि तुम इसको एग्जामिन कर दो। और कौन सा मेडिकल प्रैक्टिशनर? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर एंड फॉर एनी पर्सन एक्टिंग इन गुड फेथ इन हिज एड एंड अंडर हिज डायरेक्शन, या कोई पर्सन जो गुड फेथ में काम कर रहा हो तो उसके डायरेक्शन में to make such an examination of the person arrested as is reasonably necessary in order to से क्या पता चला किस लिए किया जाना है मेडिकल एग्जामिनेशन, to ascertain the facts which may afford such evidence and to use such force as is reasonably necessary for that purpose। और अगर ये करने के लिए बल का प्रयोग किया जाना है किस लिए? ताकि एविडेंस मिले। और ये करने के क्रम में अगर बल का प्रयोग किया जाना लग रहा है रीजनेबली, तो वो बल का प्रयोग भी करना है, रीजनेबल फोर्स का भी यूज करके ये कराया जाना है। अगर एक्यूज रेट कर रहा है कि नहीं करवाएंगे तो फोर्स का यूज करके भी उसको मेडिकल एग्जामिनेशन किया जा सकता है। ठीक है, तो यूज सच फोर्स एज इज रीजनेबली नेसेसरी, जो रीजनेबल फोर्स है उतना यूज करना है। ठीक है, तो फोर्स को अंडरलाइन कर सकता है, इसे पता चलता है फोर्स का यूज भी किया जा सकता है। सबसेक्शन 2
whenever the person of a female is to be examined, इसमें कुछ सोचता नहीं है कौन करेगा, फीमेल मेडिकल प्रैक्टिशनर. Female is to be examined under this system. The examination shall be made only by or under the supervision of a female registered medical practitioner. बस क्या फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा किया जाएगा, उन्हीं के सुपरविजन में किया जाएगा. फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर. Subsection 3. The registered medical practitioner shall, without any delay, forward the examination report to the investigating officer. अब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो क्या करेगा, बिना किसी डिले के एग्जामिनेशन रिपोर्ट को कहाँ भेज देगा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास भेज देगा. क्योंकि वो किस लिए भेजेगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पर? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ये करवाही क्यों रहा था, क्योंकि उसको इन्वेस्टिगेशन में हेल्प मिलेगी. तो इसका रिजल्ट किसको भेजना लग रहा है, जाए उसी को भेजना ना. इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ही करवा रहा था ताकि उसको हेल्प मिले इन्वेस्टिगेशन में, तो इसका जो रिपोर्ट आएगा उसी को भेजेगा ना. ठीक है. सेल है, भेजना है कंपल्सरीली. एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है इन दिस सेक्शन एंड सेक्शन 52 एंड 53. इस सेक्शन में और आगे आने वाले दो सेक्शन में एग्जामिनेशन का क्या मतलब है वो बताया हुआ है. शैल इंक्लूड द एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड स्टेट, मतलब किस तरह का एग्जामिनेशन हो सकता है, तो कैसा भी मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन किस तरह का हो सकता है वो बता रहा है. ब्लड टेस्ट हो सकता है, ब्लड स्टेन्स, कहीं ब्लड का अगर किसी के कपड़ों उपड़ों पे धापा मिला या बॉडी पे मिला हुआ है वो सब. सीमेन हो सकता है, स्वैब हो सकता है, कोविड में जो होता था. इन केस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस स्पटम हो सकता है एंड स्वेट हो सकता है. किसी का जो थूक होता है उसका जांच, पसीने का, हेयर सैंपल, कुछ भी. एंड फिंगर नेल्स क्लिपिंग, फिंगर नेल्स का उसके बीच का जो वो जांच हो सकता है बाय द यूज ऑफ मॉडर्न एंड साइंटिफिक टेक्निक्स इंक्लूडिंग डीएनए प्रोफाइलिंग. भी डीएनए टेस्ट भी हो सकता है. एंड सच अदर टेस्ट व्हिच द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर थिंक नेसेसरी इन द पर्टिकुलर केस. और उस पर्टिकुलर केस में और भी कुछ लग रहा है नेसेसरी तो वो भी हो सकता है. तो इसमें याद करने का जरूरत ही नहीं है, ये सब नाम, बस कोई भी टेस्ट हो सकता है. कौन सा टेस्ट नहीं होगा वो सब जो भी प्रोहिबिट किया हुआ है, नंदनी सतपति, पीएल दानी. एंड देन उसके बाद कौन सा, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में अनकॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया गया था ना, किस चीज को, नार्को एनालिसिस को, ब्रेन मैपिंग को, नार्को एनालिसिस टेस्ट को, ब्रेन मैपिंग टेस्ट को, पॉलीग्राफ टेस्ट, इस सबको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था इन द केस ऑफ सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका. बिकॉज वो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है. राइट अगेंस्ट जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन होता है उसको वायलेट कर रहा होता है. वो टेस्ट नहीं करवा लेगा, ठीक है, वो टेस्ट नहीं करवा लेगा, उसको छोड़ करके ये सब करवा लेना है. इज इट ओके? हम सब के लिए आप लोग ओके. निहारिका, शास्त्र, सुचेता, ओके, ठीक है. प्री रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन सा है, तो वही नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट, इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको डिफाइन किया हुआ है. चलिए हम लोग आते हैं, अगला बढ़ते हैं, सेक्शन 52 पे बढ़ते हैं. सेक्शन 52 पे बढ़ते हैं. एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर. ये अमेंडमेंट से पहले आया हुआ था. ये एक्यूज्ड ऑफ रेप का जो होता है सेक्शन 53 कैपिटल ए जो था, 53 कैपिटल ए यही था. एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर. मेडिकल प्रैक्टिशनर ये भी कौन करवाएगा, पुलिस करवाएगा ना, पुलिस करवाएगा. ये भी एक्यूज हो सकता है रजिस्ट करे, एक्यूज रजिस्ट करेगा, लेकिन ये पुलिस ऑफिसर जो है जबरदस्ती करा सकता है. उसी सेक्शन से एक तरह से निकल के आ रहा है ये जो. लेकिन रेप से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं उनको जो अमेंड किया गया था, जो रेप की इंसिडेंट हुई थी उसके बाद, तो इन सारे चीजों को लाया गया था एक्सप्रेसली ताकि इफेक्टिवली टैकल किया जा सके रेप रिलेटेड ऑफेंसेस को, अच्छे से उसका ट्रायल चल सके, जल्दी कन्विक्शन हो सके. इसलिए कई सारे प्रोविजंस लाया गया था. भले ही वो कंस्ट्रक्टिवली कवर हो रहे थे बाकी सेक्शंस में, ये भी जो प्रोविजन है कंस्ट्रक्टिवली पिछला में कवर हो जा रहा है, लेकिन फिर भी अलग से. ओके. और कुछ चीजों का एड ऑन किया गया है इसमें, क्या क्या एक्सप्रेसली लिखा हुआ है, कुछ चीजें क्या क्या आपको मेंशन करना है. जो रिपोर्ट बनाएगा मेडिकल प्रैक्टिशनर वो क्या क्या मेंशन करेगा. आइए पढ़ते हैं इसको. इसका तो पहले प्रीलिम्स सेक्शन में पूछ लेता था कहाँ है ये, कहाँ है, तो 53 कैपिटल में था, अब 52 बन गया हुआ है. देखिए सब सेक्शन 1 लिखा हुआ है. व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड ऑन ए चार्ज ऑफ कमिटिंग ऑफेंस ऑफ रेप. रेप के लिए कोई अरेस्ट किया हुआ है, किसी का अरेस्ट हुआ है रेप के लिए, तो क्या होगा. और एन ऑफेंस अटेम्प्ट टू कमिट रेप वेयर देयर इज सिंपल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट एन एग्जामिनेशन ऑफ हिज पर्सन विच व्हाट
वही बातें हैं कि रेप के लिए, अटेम्प्ट टू रेप के लिए कोई अरेस्ट हुआ है और पुलिस को लग रहा है कि इसका एग्जामिनेशन कराएंगे तो कुछ सबूत मिलेगा इसके खिलाफ, देन it shall be lawful for a registered medical practitioner employed in a hospital run by the government. देखिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसकी बात पहले कर रहा है कि किससे करवा सकता है पुलिस जो है मेडिकल एग्जामिनेशन किससे करवा सकता है। तो पहला प्रेफरेंस किसको दे रहा है कि एक मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कि एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उससे। फिर लिखा हुआ है और बाय लोकल अथॉरिटी या किसी लोकल अथॉरिटी से, किसी लोकल अथॉरिटी में जो मेडिकल प्रैक्टिशनर, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसे। एंड इन द एब्सेंस ऑफ सच प्रैक्टिशनर, या ये दोनों में से कोई नहीं है, ये लोग नहीं है, इनके एब्सेंस में विद इन द रेडियस ऑफ 16 किलोमीटर, 16 को अंडरलाइन कर लीजिए, 16 किलोमीटर को अंडरलाइन कर लीजिए, विद इन द रेडियस ऑफ 16 किलोमीटर फ्रॉम द प्लेस वेयर द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, जो जहां ऑफेंस कमिट हुआ है वहां से 16 किलोमीटर के रेडियस के अंदर, ठीक है, किसी भी अदर मेडिकल प्रैक्टिशनर से। रेडियस तो आप लोग समझते हैं ना, ठीक है, इसको है जो रेडियस नहीं पता है क्या होता है, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल का रेडियस का फॉर्मूला बताओ निहारिका। Am I audible? Okay. Yes, sir. Okay. ये क्या हो गया, ये आर हो गया, ये पूरा क्या हो गया, पूरा Diameter. डायमीटर हो गया। तो डायमीटर बराबर 2r हो जाता है, ठीक है, डबल रेडियस हो गया तो डायमीटर। तो रेडियस किसी पॉइंट से देखा जाए तो चारों तरफ जो होगा वो रेडियस होता है, चारों तरफ रेडियस। इस पॉइंट से देखा जाए तो ये पूरा रेडियस हो गया, सारे के सारे रेडियस हो गए, है। तो 16 किलोमीटर के रेडियस में, 16 किलोमीटर के रेडियस 16 किलोमीटर के रेडियस समझ गए। जिस पॉइंट पर ऑफेंस हुआ वहां से कहीं किसी डायरेक्शन में 16 किलोमीटर के अंदर कोई भी रजिस्टर्ड लिखा हुआ है, एनी अदर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कोई भी उससे करा सकता है। एक्टिंग एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ये तो कर रहा है रिक्वेस्ट ना, जो पिछले सेक्शन में हमने पढ़ा। एंड फॉर एनी रीजन for any person acting in good faith in his aid and other, पिछले सेक्शन की बातों को रिपीट कर रहा है, डायरेक्शन टू मेक सच एन एग्जामिनेशन ऑफ दिस and to use such force, फिर force सेम रिपीट है and is necessary for that purpose, सब रिपीटेड है। ये 16 किलोमीटर वाली बातें अलग से आ गई है, 16 किलोमीटर वाली बातें, 16 किलोमीटर का रेडियस देखना है, उसके अंडर में कोई भी रजिस्टर्ड, अगर वो नहीं है गवर्नमेंट मेडिकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल का रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या किसी लोकल अथॉरिटी का, तो कोई भी 16 किलोमीटर के रेडियस के अंदर कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। सबसेक्शन 2 इंपॉर्टेंट हो गया, यही अलग है। सबसेक्शन 2 अब क्या करेगा, कंडक्टिंग सच एग्जामिनेशन कंडक्ट करा के शैल विदाउट एनी डिले, बिना किसी डिले का एग्जामिन करेगा सच पर्सन एंड प्रिपेयर ए रिपोर्ट ऑफ हिज एग्जामिनेशन गिविंग द फॉलोइंग। अब इनमें से, अब इसमें भी क्वेश्चन आया हुआ रहता है कि दे देगा कि क्या क्या प्रिपेयर करना है, दे देगा एग्जाम में इनमें से क्या क्या प्रिपेयर करना है। तो 3 रहेगा, या रहेगा कौन सा नहीं करना है इनमें से, तो 3 इसमें रहेगा, एक रहेगा कुछ अलग सा दिया रहेगा तो उसको चुनना होगा जो अलग से दिया है, या ऑल ऑफ दीज रहेगा 3 दे करके तो तीनों को सिलेक्ट करना होगा। तो इसको भी ऐसा रटना नहीं होता है, देख के समझ में आता है, एक बार अगर क्या गया देख के समझ में आ जाएगा कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज होनी चाहिए, ठीक है। प्रिपेयर रिपोर्ट बनाना है और उसमें क्या क्या मेंशन करना है वो दिया हुआ है। रिपोर्ट बनाएगा ना मेडिकल प्रैक्टिशनर जब जांच करके, किसका, एक्यूज का, कौन एक्यूज, रेप या अटेम्प्ट टू रेप का ऑफेंस के लिए एक्यूज है उसका। अब क्या क्या रहेगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द एक्यूज एंड द पर्सन बाय हुम ही इज ब्रॉट। और देखिए एक्यूज आया है अपना, ऐसे आप कॉमन सेंस से याद कर लेंगे, फिर आपको इसको रटना उठना नहीं पड़ेगा। एक्यूज आया हुआ है अपना एग्जामिनेशन, एक्यूज का होना है, उसके बारे में तो सबसे पहले रहना ही चाहिए ना, जिसको लाया गया। तो जो लाया है जिसको लाया गया है दोनों का इन्फॉर्मेशन रहेगा, जो लाया है जिसको लाया गया है, कौन लाया उसको और किसको लाया गया है, दोनों के बारे में रहेगा। तो कौन लाया लिख देगा, ये पुलिस ऑफिसर लाया है, किसको लाया गया, इसका नाम ये है, इसका एड्रेस ये रहेगा, ठीक है। तो जो लाया जिसको लाया गया वो हो गया। अब एक्यूज का एज, एक्यूज का एज नेसेसरी होता है, एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक्यूज का एज रहेगा के बारे में ही आ गया, उसका नाम एड्रेस एज, ठीक है, नाम एड्रेस एज एक्यूज का रहेगा। अब जो है
मार्क ऑफ इंजुरी इफ एनी ऑन द पर्सन एक्यूज। रेप का ऑफेंस के लिए है ना, रेप का ऑफेंस में हो सकता है रजिस्टर करने में एक्यूज को इंजुरी हुई हो, फीमेल द्वारा रजिस्टर करने में एक्यूज को इंजुरी हुई हो, इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे मार्क ऑफ इंजुरी इफ एनी ऑन द पर्सन एक्यूज। एक्यूज पर्सन पे कोई मार्क ऑफ इंजुरी है क्या, वो लिखना है उसको। फिर the description of the material taken for the person taken from the person of the accused for the DNA profiling। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया ना, उसका डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए कौन सा सैंपल लिया गया है, क्योंकि डीएनए टेस्ट तो होना ही है उसका। तो डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए उस किस मटेरियल को लिया गया हुआ है, कई सारे मटेरियल से डीएनए प्रोफाइलिंग हो सकती है। तो एग्जैक्टली आपने क्या मटेरियल कलेक्ट किया है फॉर डीएनए प्रोफाइलिंग, ओके, ये भी लिखना है। अदर मटेरियल पार्टिकुलर्स इन रीजनेबल डिटेल, और भी जो मटेरियल पार्टिकुलर्स, मटेरियल का मतलब इंपॉर्टेंट, अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स या पार्टिकुलर्स जो कि आपको इन रीजनेबल डिटेल, मतलब बहुत डिटेल में नहीं, रीजनेबली डिटेल में आपको लिखना है, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट थिंग इन रीजनेबली डिटेल मैनर आपको लिखना है। तो क्या क्या हो गया, एक्यूज का नाम, एड्रेस, एज था। एक्यूज के बारे में जिसको लाया गया है, तो एक्यूज का नाम, एड्रेस, एज तीनों आ गया ना उसके बारे में। फिर जो लाया वो हो गया, ठीक है। अब एक्यूज के बॉडी पे कोई इंजुरी है वो लिख देना है, उसका डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए किस मटेरियल को कलेक्ट करके वो लिखना है, और अदर चीजें, इतनी चीजें हैं बस। अब और भी चीज देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसेक्शन 3 में लिखा हुआ है द रिपोर्ट शैल स्टेट प्रिसाइजली द रीजन फॉर ईच कंक्लूजन अराइव्ड एट, ठीक है। प्रिसाइजली आपको ये भी लिखना है कि किस कंक्लूजन पे आप पहुंचे और क्यों पहुंचे, ठीक है। मतलब जिस कंक्लूजन पे आप पहुंच रहे हैं उसका ब्रीफ रीजन भी देना है। मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसको लगेगा ना कि वो उसको अपने फील्ड का एक्सपर्ट है, तो जिस कंक्लूजन पे पहुंचेगा जिस एग्जामिनेशन से, तो जिस कंक्लूजन पे पहुंच रहा है उसका ब्रीफ रीजन दे देगा, ठीक है। तो प्रिसाइजली द रीजन फॉर ईच कंक्लूजन अराइव्ड एट, ये सेल लगा हुआ, ये भी कंपल्सरी है, सब कंपल्सरी है, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सबसेक्शन 4 देखिए, द एग्जैक्ट टाइम ऑफ द कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन शैल आल्सो बी नोटेड। आपने एग्जामिनेशन कब कमेंस किया, कब कंप्लीट किया, वो भी लिखना है। कब कमेंस, शुरू कब हुआ एग्जामिनेशन, कब खत्म हुआ, ये भी लिखना है। 5 में लिखा हुआ है द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल विदाउट एनी डिले फॉरवर्ड द रिपोर्ट टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। इसको फॉरवर्ड करेगा, पिछले ही सेक्शन में मैंने बताया। कौन करवा रहा है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ही ना, पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट पे तो हो रहा है। क्यों हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन में हेल्प मिलने के लिए। तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को फॉरवर्ड करेगा। और हु शैल फॉरवर्ड, मतलब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अब किसको फॉरवर्ड करेगा, इट टू द मजिस्ट्रेट रिफर्ड टू इन 193 एज पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट रिफर्ड टू इन क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 6 ऑफ दैट सेक्शन। अब जो है, अब चार्जशीट सबमिट किया जाता है तो सारी चीजों को सबमिट किया जाता है, इन सारी चीजों को भी सबमिट किया जाता है चार्जशीट के साथ। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद चार्जशीट सबमिट करती है, तो ऐसी सारी जो डिटेल्स है वो भी सबमिट करती है। तो वो बाद में पुलिस अफसर किसको भेज देगा, वो मजिस्ट्रेट को भेज देगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भेज देगा, ओके। तो लेकिन अभी मेडिकल प्रैक्टिशनर को किसको भेजना है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को भेजना है, जो कि पिछले सेक्शन में भी था। ये बातें हो गई इस सेक्शन की, समझ में आया। ये वाला सेक्शन ये इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि पहले अमेंडमेंट आया था तो इंपॉर्टेंट था, अब अमेंडमेंट से नहीं रहा लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। ये रेप टाइप ऑफ ऑफेंसेस के लिए एक स्पेशल प्रोविजन है जो कि बताया गया है कि एक्यूज का मेडिकल एग्जामिनेशन करवा सकता है। कौन करवा सकता है, पुलिस ऑफिसर करवा सकता है। क्यों करवाएगा, क्योंकि उसको इन्वेस्टिगेशन में हेल्प चाहिए, इन्वेस्टिगेशन में और उसको कुछ एविडेंसेस चाहिए, इसलिए करवाएगा। उसके लिए वो जबरदस्ती भी करवा सकता है। और जब मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन होगा, गवर्नमेंट होगा, किसी लोकल अथॉरिटी का होगा, या कोई भी 16 किलोमीटर के रेडियस भी, ठीक है। और उसको क्या क्या करना है, मेडिकल प्रैक्टिशनर को रिपोर्ट बनाना है, रिपोर्ट में क्या क्या रहेगा वो भी आप देख लिए, वो सारी चीजों को मेंशन करना है। और देन उसको फॉरवर्ड करना है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, जो कि बाद में फॉरवर्ड कर देगा किसको, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। समझ में आ गया प्रोविजन। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेंस में इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन प्रीलिम्स में कुछ भी पूछ सकता है। और पूछा ही हुआ है, ऑलमोस्ट सारे सेक्शन इतने साल में कवर हो चुके हैं। तो ये 52 हो गया, 53 भी आते हैं। 53 एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर, एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर। अब हो गया ये राइट ऑफ द अरेस्टेड पर्सन, अरेस्टेड पर्सन का राइट है ये, जैसा कि मैंने बताया। उसमें 54 था, उसमें 54 था सीआरपीसी में, जो कि राइट है अरेस्टेड पर्सन का, जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया राइट्स में, ये वही राइट है। लिखा हुआ है व्हेन एनी पर्सन इज अरेस्टेड ही शैल बी एग्जामिन्ड बाय मेडिकल ऑफिसर इन द सर्विस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एंड इन केस द मेडिकल ऑफिसर इज नॉट मेडिकल प्रैक्टिशनर सून आफ्टर द अरेस्ट इज मेड। जैसे ही अरेस्ट हो जाती है, सून आफ्टर, जैसे ही अरेस्ट हो जाती है
उसके बाद एक मेडिकल ऑफिसर, या अगर वो नहीं हो तो कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा किसको एग्जामिन करवाया जाएगा, अरेस्टेड पर्सन को एग्जामिन करवाया जाएगा। सेल है, करवाना ही है, सेल करवाना ही है। मैंने कौन सा केस बताया था इस पे, एग्जामिनेशन सीलावर से वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सीलावर से वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट if the medical officer or registered medical practitioner is of the opinion that one more examination of such person is necessary, he may do so। अगर उन लोगों को लग रहा है मतलब मेडिकल ऑफिसर को, या अगर वो नहीं है तो मेडिकल प्रैक्टिशनर कर रहा है ना रजिस्टर्ड, उसको लग रहा है कि इसका एक और टेस्ट जरूरी पड़ेगा, इसका एक और टेस्ट करना जरूरी पड़ेगा, अभी तो कर रहे हैं बाद में भी, तो वो भी कर सकता है। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या मेडिकल ऑफिसर को लग रहा है इसका एक और टेस्ट करना पड़ेगा, तो वो भी कर सकता है वो, ठीक है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट whether the person is a female, अब फीमेल अगर arrested person मतलब arrested और फीमेल है तो एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी shall be made only by or under supervision of female medical officer। इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, ये सब पता ही आपको क्या होने वाला है। जब भी फीमेल रहेगी तो उसे एसोसिएटेड फीमेल ऑथोरिटीज की बात कर दी जाती है, या यहाँ पे तो मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो फीमेल मेडिकल प्रैक्टिशनर की बात कर देगा। एंड इन द केस ऑफ फीमेल मेडिकल ऑफिसर इज नॉट अवेलेबल द फीमेल मेडिकल प्रैक्टिशनर। ओके, सबसेक्शन 2, the medical officer or registered medical practitioner so examining the registered person shall prepare, देखिए इंपॉर्टेंट है, shall prepare the record of such examination। इस एग्जामिनेशन का रिकॉर्ड को प्रिपेयर करेगा, इस एग्जामिनेशन का रिकॉर्ड को प्रिपेयर करेगा, मेंशनिंग देयर इन एनी इंजुरीज और मार्क ऑफ वायलेंस अपॉन द अरेस्टेड पर्सन। ये राइट्स की बात की जा रही है, अरेस्टेड पर्सन के बॉडी पे कोई है मार्क्स इसको मेंशन करेगा कि इसके शरीर पे ये इंजुरी पाई गई, ठीक है, इंजुरी पाई गई। and approximate time when such injuries or marks may have been inflicted। और क्या है, ये सब बातें मैंने बताई हुई है, उस समय बताया था जब ये राइट्स डिस्कस हो रहा था। कितने समय पहले लग रहा है वो इंजुरी हुई है वो भी बताना है, वो भी मेंशन करना है। क्या क्या इंजुरी फाउंड हुई उसके बॉडी पे, कितने समय पहले अप्रोक्सीमेट वो इंजुरी कॉज हुई होगी, ये भी मेंशन करना है, ठीक है। where an examination is made under subsection 1, a copy of the report of such examination shall be furnished by medical officer to the district person or the person of treatment। अब इसका कॉपी भी दे देना है उसको। ये जो बनाएगा मेडिकल प्रैक्टिशनर या मेडिकल ऑफिसर जो बनाएगा ये रिपोर्ट कि क्या क्या इंजुरी पाई गई, उसका एक कॉपी किसको देगा, अरेस्टेड पर्सन को देगा, या दूसरे पर्सन जिसको नॉमिनेट किया है उसको देगा, या तो खुद लेगा या उसके द्वारा नॉमिनेटेड कोई और पर्सन को दे दिया जाएगा। उसका एक रिपोर्ट का एक कॉपी दे दिया जाएगा ताकि उसके पास भी एविडेंस रहे कि मेरा जो एग्जामिनेशन हुआ था तो मेरे शरीर पर ये इंजुरी पाई गई थी। बाद में कोर्ट में बोलेगा ना मेरे साथ मारपीट हुआ था। और पुलिस पे भरोसा करना तो कतई नहीं चाहिए। 54 देखते हैं, 54 सेक्शन 54। अच्छा, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है, ये इसका सेक्शन नंबर बहुत बार पूछा हुआ है। कहाँ है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, कहाँ पे दिया हुआ है कि आइडेंटिफाई किया जा सकता है, किसी पर्सन को करवाया जा सकता है। 54 कैपिटल ए सीआरपीसी का था, 54 कैपिटल ए सीआरपीसी का था, वहीं दिया हुआ था। यहाँ पे 54 ही है, 54 कैपिटल ए। अभी 55 पे दोनों क्लास कर गया है, दोनों टकरा गया है, सीआरपीसी और बीएनएसएस 55 पे। देखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड देखते हैं। where a person is arrested on a charge of committing an offense and is identification by any person or persons is considered necessary। देखिए कोई पर्सन को अरेस्ट किया गया हुआ है और ऐसा लग रहा है कि उसको आइडेंटिफिकेशन उसका करवाना जरूरी लग रहा है। कुछ पर्सन द्वारा पहचान जो कराया जाता है ना कि तुम देखे हुए होगा यही पर्सन था, मूवीज में करवाए जाते थे, पुराने जमाने के जो मूवीज होते थे वहां पे खड़ा कर देता था, पहचान करवाता था, ठीक है। तो where a person is arrested on a charge of committing an offense और लग रहा है his identification by any other person is considered necessary, ये जरूरी लग रहा है कि उसको पहचान करवाया जाए, किसी पर्सन से उसका पहचान करवाया जाए। हो सकता है वो क्या कहते हैं गवाह हो, आई विटनेस हो। For the purpose of investigation of such offense, the court having jurisdiction, कोर्ट ऑर्डर देती है, कोर्ट having jurisdiction, जिसका जुरिस्डिक्शन हो, ठीक है। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कौन सा कोर्ट जिसका जुरिस्डिक्शन है, वो वाली कोर्ट ना। जैसे कल ही मैंने बताया था मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिस्डिक्शन, जो अरेस्ट का मैंने पार्ट बताया था, अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। कौन सा मजिस्ट्रेट अरेस्ट करता है, मजिस्ट्रेट के लोकल जुरिस्डिक्शन में अपने अरेस्ट कर सकता है, अपने लोकल जुरिस्डिक्शन में, नॉट आउटसाइड लोकल जुरिस्डिक्शन। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ पे लिखा है कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन, जिसका जुरिस्डिक्शन में है वो कोर्ट में, कहीं और जाके नहीं लेना। मे ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, रिक्वेस्ट के बाद मे वर्ड को भी अंडरलाइन कर लीजिए आप, मे वर्ड को भी, मतलब ग्रांट करेगा जरूरी नहीं है, ऐसा ऑर्डर ग्रांट करेगा जरूरी नहीं है, ये डिस्क्रिप्शन है कोर्ट के पास, मे लिखा हुआ है। कोर्ट में on the request of officer in charge of police station direct the person arrested to subject himself to identification by any person or persons in such manner as the court need it।
कोर्ट आदेश दे देगा कि ठीक है इनका करवाया जाए। जो अरेस्टेड पर्सन है बोलेगा कि तुम्हारी पहचान करवाई जाएगी इन लोगों द्वारा, किस वे में करवाई जाएगी कोर्ट बता देगा, कोर्ट डिसाइड करेगा सब कुछ। कोर्ट से रिक्वेस्ट करेगा कौन? पुलिस ऑफिसर, मतलब ऑफिसर इंचार्ज जो है वो रिक्वेस्ट करेगा कोर्ट से कि हमें इसका पहचान करवाना है लोगों से। कोर्ट जो है में मतलब ऐसा आदेश दे सकता है या नहीं दे सकता है कि ठीक है आपका पहचान करवाया जाएगा इन लोगों से, और किस वे में होगा वो वे जो है वो कोर्ट ही डिसाइड करेगी। प्रोवाइडेड दिया हुआ, प्रोवाइजो दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइडेड दैट इफ द पर्सन आइडेंटिफाइंग द पर्सन अरेस्टेड इज मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड। अगर जो पहचान करने वाला आया हुआ है, जो पहचान करने वाला आया हुआ है, जो देख के बताने वाला है कि ये पर्सन है, इज मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड, वो डिसेबल्ड पर्सन है, चाहे फिजिकली चाहे मेंटली, ठीक है, चाहे फिजिकली चाहे मेंटली। Such process of identification shall taken under the supervision of a magistrate. ऐसे ही आइडेंटिफिकेशन मजिस्ट्रेट के सुपरविजन में होगी, मजिस्ट्रेट की सुपरविजन में होगी। Who shall take appropriate step, और वो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, वो स्टेप्स लेगा to ensure that such persons identifies the person arrested using method that person is comfortable, क्योंकि वो एक स्पेशली एबल्ड पर्सन है, एक स्पेशली एबल्ड पर्सन आया हुआ है आइडेंटिफाई करने, तो उसके वो कंफर्टेबल होना चाहिए, ये देखेगा कि वो कंफर्टेबल हो उस वे में करवाया जाए, ठीक है। Comfortable with the with an identification process shall be recorded by any audio video electronic means, और इसको रिकॉर्ड भी किया जाएगा, ठीक है, इसको रिकॉर्ड भी किया जाएगा। तो समझ गए आप। अगर वो पर्सन पहले तो कोर्ट जो है वो सब कुछ डिसाइड करेगी, वो बताएगी, वो बोलेगी करना है कि नहीं करना है, करना है तो कैसे करना है वो कोर्ट डायरेक्ट करेगी। एंड इफ द पर्सन who has come to identify the accused person is especially abled, then the whole process, the whole TIP क्या रहता है शॉर्ट फॉर्म में, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, will be conducted under the supervision of a magistrate who shall ensure the whole process is must be going on as per the convenience of that especially abled person, and this whole process shall be videographed also. Okay, ठीक है, समझ में आया ना, इसको डाउट कोई? चलिए 55 सुचेता, शाश्वत, सोनाक्षी, निहारिका, सुन रहे हैं आप लोग? ओके, चलिए 55 भी देखते हैं। ये इंपॉर्टेंस बेयर के प्रोविजन है, इसलिए हम लोग देखते चल रहे हैं, ये अननेसेसरी नहीं है, दैट्स वाई, नहीं तो फिर स्किप कर देता अगर अननेसेसरी होती तो 55 इसलिए थोड़ी बोरिंग भी प्रोविजन हो तो आप सुन लीजिए। सेक्शन 55, प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर्स डिप्यूट सबऑर्डिनेट्स टू अरेस्ट विदाउट वारंट। प्रोसीजर, किसकी प्रोसीजर की बात कर रहा है? व्हेन पुलिस ऑफिसर डिप्यूट सबऑर्डिनेट्स, ये भी शायद मैंने बताया हुआ है, उसमें बता रहा था जब ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताने में मैं बताया था, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताने, उसमें ये भी सेक्शन मेंशन की जाती है ग्राउंड ऑफ अरेस्ट में। तो कई बार होता है जब कोई पुलिस ऑफिसर अपने सबऑर्डिनेट को बुलाए, तुम जाके अरेस्ट करके आओ, खुद नहीं, पुलिस ऑफिसर ऊपरी रैंक तक कोई पुलिस ऑफिसर खुद ना करके अपने सबऑर्डिनेट, अपने निचले क्रम के कोई पुलिस ऑफिसर को आदेश दिया है रिटन में कि तुम जाओ ये अरेस्ट करके आओ, उसी से रिगार्डिंग में प्रोविजन है, ठीक है। लिखा हुआ है व्हेन एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन, कोई भी पुलिस ऑफिसर मान लीजिए सीधा रिक्वायर्स एनी ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम टू अरेस्ट विदाउट वारंट अदरवाइज देन इन हिज प्रेजेंस। देखिए बोल रहा है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर अगर किसी सबऑर्डिनेट को भेज रहा है किसी को अरेस्ट करने के लिए, अपने प्रेजेंस में नहीं, अपने प्रेजेंस में भेजे तो ये सब करने की जरूरत ही क्या है, तब तो माना जाएगा वही किया हुआ है ना, अपने प्रेजेंस में नहीं भेजा हुआ है करने को, खुद नहीं जा रहा है, मी बीइंग अ सीनियर पुलिस ऑफिसर मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने सबऑर्डिनेट को बुलाऊं तुम जाके करो, ठीक है, दैट्स व्हाई ये प्रोविजन है। सामने करवाया जाए तब तो माना जाएगा मैं ही कर रहा हूँ। तो वो क्या करेगा, अगर कोई सबऑर्डिनेट को भेज रहा है, अपने से नीचे वाले को भेज रहा है अरेस्ट करने के लिए, तो क्या करेगा वो? बोल रहा है कि एनी पर्सन मे बी लॉफुली बी अरेस्टेड विदाउट वारंट, विदाउट वारंट की बात हो रही है सर, विदाउट वारंट, he shall deliver to the officer required to make an arrest an order in writing, एक written order, अंडरलाइन कर लीजिए ऑर्डर इन राइटिंग, शैल है तो कंपलसरी है ही, ठीक है, शैल है तो कंपलसरी है, ऑर्डर इन राइटिंग को अंडरलाइन कर लीजिए, ऑर्डर इन राइटिंग मतलब रिटन ऑर्डर, इसको रिटन ऑर्डर बोल सकते हैं, एक रिटन ऑर्डर देगा कि तुम्हें करना है, ओरली नहीं बोल देगा कि जाके तुम अरेस्ट करके आओ, वो ऑफिसर इंचार्ज या जो पुलिस ऑफिसर कर रहा है वो रिटन में ऑर्डर देगा अपने सबऑर्डिनेट को, अपने जूनियर को कि तुम अरेस्ट करके आओ,
और उसमें क्या क्या रहेगा रिटन ऑर्डर में, स्पेसिफाइंग द पर्सन टू बी अरेस्टेड, किस पर्सन को अरेस्ट किया जाना है वो रहेगा उसमें, किस पर्सन को अरेस्ट किया जाना है उस ऑर्डर में रहेगा, ये नहीं रहेगा तो और क्या रहेगा, एंड द ऑफेंस और अदर कॉज फॉर विच द अरेस्ट इज टू मेड। देखिए मतलब ग्राउंड ऑफ, इसलिए मैं बता रहा था, ये रहता है ग्राउंड ऑफ अरेस्ट रहेगा उसमें, किस लिए अरेस्ट किया जाना है वो भी रहेगा उसमें, एंड द ऑफिसर्स वाज रिक्वायर्ड शैल बिफोर मेकिंग द अरेस्ट, और जिस सबऑर्डिनेट ऑफिसर को भेजा गया है, जिस जूनियर गया हुआ अरेस्ट करने, वो क्या करेगा, उसकी भी ड्यूटी है अरेस्ट करने से पहले नोटिफाई करे टू द पर्सन टू बी अरेस्टेड पर्सन को जिसको अरेस्ट किया जाना है, द सबस्टांस ऑफ द ऑर्डर, मतलब ऑर्डर का जो डिटेल्स है वो बताए, ऑर्डर का डिटेल्स बताए, एंड इफ सो रिक्वायर्ड वैसे शो द ऑर्डर, और अगर वो बोल रहा है कि दिखाओ मुझे ऑर्डर तो दिखाना भी है, ठीक है, दिखाओ मुझे ऑर्डर तो दिखाना भी है। तो क्या हुआ ये सेक्शन, ये बोल रहा है एक सीनियर पुलिस अफसर अगर सबऑर्डिनेट को भेज रहे हैं अरेस्ट करने के लिए तो रिटन ऑर्डर देके भेजेगा, क्या करेगा, रिटन ऑर्डर देके भेजेगा, और उस ऑर्डर पे रहेगा किसको अरेस्ट किया जाना है उसका नाम रहेगा, क्यों अरेस्ट किया जाना है वो भी रहेगा, किसको करना है क्यों करना है वो रहेगा, और जो करने गया हुआ है वो दिखाएगा वो ऑर्डर, बोलेगा, अगर बोलने से काफी है तो काम हो गया तो ओके, अगर बोलेगा मुझे दिखाओ जो पर्सन अरेस्ट किया जाना है तो उसको दिखा भी देना होगा, ठीक है, वो सब बता करके तब वो अरेस्ट करेगा। Nothing in this subsection shall affect the power of police officer to arrest a person under subsection under section 35। सेक्शन 35 जो पहला सेक्शन था हमने पढ़ा, अरेस्ट विदाउट वारंट का जो पहला सेक्शन यही था सेक्शन 35 ना, जो कि सीआरपीसी में 41 था, उसका कोई पावर इफेक्ट नहीं होगा, ये बात लिखा हुआ है। चलिए ये भी हो गया सेक्शन 56, हम देखते हैं सेक्शन 56, अब ज्यादा सेक्शन नहीं बचा हुआ है, छोटे छोटे सेक्शन है। सेक्शन 56 हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन, हेडिंग ही काफी है कि इट्स शैल मतलब कंपल्सरी ड्यूटी ऑफ द पर्सन हैविंग द कस्टडी ऑफ एन अरेस्ट पर्सन टू टेक द रीजनेबल केयर ऑफ द हेल्थ एंड सेफ्टी। देखिए इसमें रीजनेबल केयर को अंडरलाइन कीजिए, ये भी क्वेश्चन कहीं पूछा हुआ है, ठीक है, देख याद आ रहा है, ये भी पूछा हुआ है रीजनेबल केयर, किस तरह का केयर करना है, ऑप्शन दे देगा कुछ अदुल जल्दू सा कि बहुत केयर करना है, उसको ध्यान बहुत ज्यादा रखना है, मतलब कुछ ही बना देगा कि उसमें एक रहेगा रीजनेबल केयर, तो रीजनेबल केयर करना है मतलब एक रीजनेबली ध्यान रखना है उसको, अब उसका जा करके फुल बॉडी टेस्ट थोड़ी करवाता रहेगा, रीजनेबल केयर करना है, उसके साथ कुछ गलत ना हो, उसकी हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान रखना है, हेल्थ एंड सेफ्टी, वो सुरक्षित है और वो हेल्दी है, रीजनेबली हेल्दी है, ये ध्यान रखना है बस, ठीक है। तो रीजनेबल केयर को अंडरलाइन कर लीजिए, बाकी आप समझ गए, हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान कौन रख रहा है, जिसके कस्टडी में हुआ है वो रखेगा, जिसकी जिम्मेवारी है वो रखेगा। उसमें अमेंडमेंट ऐड हुआ था 55A, यहाँ पे दिया हुआ है 56 में। अब देखिए बीएनएसएस का प्रोविजन आगे बढ़ता चला जा रहेगा, क्योंकि अमेंडमेंट्स मैंने बताया था बहुत हुए थे, तो बीएनएसएस ही क्रॉस कर गया। 57 आते हैं, 57 a person arrested to be taken before magistrate or officer in charge of police station, very easy, पर्सन जो अरेस्ट किया गया हुआ है उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है, या ऑफिसर इंचार्ज लिखा हुआ है, पुलिस ऑफिसर टेकिंग एन अरेस्ट विदाउट वारंट अगर किसी को अरेस्ट किया गया है तो शैल मतलब कंपल्सरी है, शैल मतलब कंपल्सरी अंडरलाइन कर सकते हैं, विदाउट अननेसेसरी डिले, यही लिखा रहता है, अननेसेसरी डिले कई बार मिल चुका है, कितना डिले करना है मतलब अननेसेसरी डिले नहीं करना है, अननेसेसरी डिले नहीं करना है, and subject to the provision of the hearing content as to the bail take or send the person arrested before a magistrate having jurisdiction in the case or before the officer in charge of police station। कहाँ भेजेगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा, जिसका जुरिडिक्शन है उसके, या भेजेगा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, और अगर ऑफिसर इंचार्ज को पास में भेज रहा है तो उसका भी काम है कि 24 घंटे के अंदर पेश करे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, ठीक है, ये नहीं कि ऑफिसर इंचार्ज के पास कोई भेज दिया जूनियर पुलिस अफसर तो हो गया उसका प्रोसीजर खत्म, उसका ड्यूटी है कि 24 घंटे के अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने तो पेश करना ही है, ठीक है, लेकिन कोई अरेस्ट किया हुआ है तो वो ऑफिसर इंचार्ज को भेजेगा या वो डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को भी भेज सकता है, ये 57 में दिया हुआ है 57। आइए 58 देखते हैं, पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन्ड मोर देन 24 आवर्स, इसमें भी कुछ नहीं समझना है कि बिना मतलब 24 घंटे के बाद डिटेन नहीं करना है, नो पुलिस ऑफिसर शैल डिटेन इन custody a person arrested without warrant for a longer period of time under all circumstances or the case is reasonable, फिर वही रीजनेबल से ज्यादा नहीं करेगा, मतलब अनरीजनेबल नहीं करेगा, लिखा हुआ है जितना रीजनेबल हो उससे ज्यादा नहीं रखेगा उसको, and such period shall not in absence of a special order of magistrate under section 187 exceed 24 hours exclusive of the time necessary, 24 घंटा से एक्सीड नहीं करेगा, लेकिन इसमें कौन सा टाइम एक्सक्लूड किया गया है, लिखा हुआ है एक्सक्लूसिव ऑफ द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द मजिस्ट्रेट कोर्ट, ये भी एग्जाम में पूछता है कौन सा टाइम, तो जो डिस्टेंस है जहां पे प्लेस ऑफ अरेस्ट, जहां अरेस्ट किया वहां से लेकर के मजिस्ट्रेट कोर्ट जाने का डिस्टेंस जो है वो टाइम एक्सक्लूड किया जाता है, 24 घंटे में
इस टाइम को एक्सक्लूड किया जाता है, मतलब शामिल नहीं किया जाता है। किस टाइम को? मजिस्ट्रेट का जो कोर्ट है वहां से लेकर के जहां अरेस्ट किया गया है वहां से जो डिस्टेंस है वो टाइम एक्सक्लूड किया जाता है उसमें। उसको एक्सक्लूड कर दिया जाए तो 24 घंटा से ज्यादा डिटेन नहीं करना है, या उससे भी कम अननेसेसरी डिले नहीं करना है उसको प्रेजेंट करने में मजिस्ट्रेट के सामने। ये सेक्शन 58 था। ये सब राइट्स वाइट्स का रखी है, इसलिए छोटे छोटे प्रोविजन है। सेक्शन 59 देखते हैं, पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशन। अरेस्ट को रिपोर्ट करना है पुलिस को। पुलिस जो है वो अरेस्ट को किसको किसको रिपोर्ट करेगा ये बता रहा है। मतलब अरेस्ट एप्रीहेंशन अरेस्ट होता है, अरेस्ट को किसको रिपोर्ट करना है पुलिस को। लिखा हुआ है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शैल, कंपलसरी है। कंपलसरी है मतलब रिपोर्ट करना ही करना है। किसको रिपोर्ट करना है? टू द डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को करना है। अंडरलाइन कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। और इफ ही सो डायरेक्ट द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, अगर वो डायरेक्ट करे तो एसडीएम को भी कर सकते हैं। द केसेस of all persons arrested without warrant within the limits of their respective station, whether such person have been admitted to bail or otherwise. जितने भी पर्सन को अरेस्ट विदाउट वारंट किया गया है, जितने भी पर्सन को अरेस्ट विदाउट वारंट किया गया है, उन सबके डिटेल्स को, मतलब अरेस्ट को, इतने सारे अरेस्ट को रिपोर्ट करना है डीएम को करना है, या डीएम डायरेक्ट करे तो एसडीएम को करना है। ठीक है, जितने भी अरेस्ट हो विदाउट वारंट को किसको रिपोर्ट करना है? डीएम को रिपोर्ट करना है, या डीएम डायरेक्ट कर रहा है कि एसडीएम को ही कर दो काफी है। अगर डायरेक्ट किया हुआ है पुलिस अफसर्स को कि नहीं मुझे नहीं रिपोर्ट करना, जो आपके इलाके का जो एसडीएम है, जिस सब डिवीजन में जो एसडीएम है उसको आप रिपोर्ट किया जाएगा। वहां से डीएम ऑफिस में आ जाता होगा, तो उन लोगों को क्या करना होगा? अपने अपने इलाके के एसडीएम को रिपोर्ट कर देते हो कि आज मैंने इतने अरेस्ट किए विदाउट वारंट। ठीक है, whether such person have been admitted to bail or otherwise, चाहे वो बेल मिला हो चाहे नहीं मिला हो। डिस्चार्ज ऑफ पर्सन एप्रीहेंडेड, अब अरेस्टेड पर्सन को डिस्चार्ज करने की बात की जा रही है। 60 में सेक्शन 60 अरेस्टेड पर्सन को डिस्चार्ज करने की बात की जा रही है। लिखा हुआ है नो पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड बाय ए ऑफिसर, बाय ए पुलिस ऑफिसर शैल बी डिस्चार्ज एक्सेप्ट, मतलब बिना इसके, ऑन हिज बॉन्ड और बेल बॉन्ड और अंडर द स्पेशल ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। देखिए 3 केस लिखा हुआ है, मतलब अरेस्टेड पर्सन को आप कब तक नहीं छोड़ेंगे, अरेस्टेड पर्सन को आप कब तक नहीं छोड़ेंगे? 3 चीजों पे जब तक पूरा ना हो जाए, 3 में से कोई पूरा ना हो जाए, या तो बेल सॉरी या तो बॉन्ड या बेल बॉन्ड या स्पेशल ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट ना आ जाए। मैंने बताया हुआ था आपको बॉन्ड और बेल बॉन्ड मंडल, किसको याद है? बॉन्ड और बेल बॉन्ड में डिफरेंस मैंने बताया हुआ था जब मैं डेफिनेशन पढ़ा रहा था। किसी को नहीं याद है? निहारिका, सर बॉन्ड में जो बेल मनी होता है वो डायरेक्टली दिया जाता है कोर्ट को, लेकिन बेल बॉन्ड में किसी एजेंट के थ्रू दिया जाता है। नहीं, ये उतना अप्रोप्रिएट आंसर नहीं हुआ। बेल बॉन्ड और बॉन्ड का डिफरेंस जो है ये नहीं, अब तो डिफाइन किया हुआ है, बीएनएसएस में डिफाइन किया हुआ है। और कोई? सर श्योरिटी है ना, पर्सनल श्योरिटी, और या फिर जो मतलब ये क्या है, बेल बॉन्ड, ये बॉन्ड में जो होता है वो पर्सनल श्योरिटी के बेसिस पे उसे रिलीज किया जाता है, लेकिन ये बेल बॉन्ड में 2 श्योरिटी उसको लानी पड़ती है, मतलब पर्सनल मतलब अलग से होती है, दो चाहिए या एक, वो तो कोर्ट बताएगा, लेकिन खुद के अलावा दूसरा। ठीक है, हाँ हाँ सोनाक्षी ने तो सही मतलब बताया। बेल में मनी रहता है एंड बेल बॉन्ड में मतलब पर्सन्स की सिक्योरिटी दी जाती है, मतलब जो श्योरिटी रहते हैं। देखो ये भी सही नहीं बोला तुमने निहारिका, दोनों में मनी ही है। यहाँ पे खुद खुद बॉन्ड एग्जीक्यूट करने का मतलब फॉरफिट कर रहे हैं। बॉन्ड फॉरफिट होगी तो वो पेमेंट लिया जाएगा, मतलब मैं वायलेट करूंगा अगर बॉन्ड का बेल का कंडीशन, तो फॉरफिट कर दी जाएगी उससे पैसे। यहाँ पे जो पर्सन सिक्योरिटी बना है तो पर्सन को थोड़ी ना अरेस्ट कर दिया जाएगा वो अगर वायलेट करेगा, वहां भी उसके पैसे जाएंगे। वो बॉन्ड एग्जीक्यूट किया हुआ है मेरे कि मैं राइट बाई करूंगा, मुझे रिलीज किया जा रहा है, बेल किया जा रहा है, तो मेरे लिए कोई पर्सन अदर पर्सन अगर सिक्योरिटी बना हुआ है तो मैं अगर वायलेट करूंगा बेल के टर्म्स को तो उसकी बॉन्ड को फॉरफिट कर दी जाएगी, कोर्ट जब्त कर लेगी। उससे उससे बोला जाएगा कि तुम बुलाओ उसको, वो बना हुआ है सिक्योरिटी ना, तो वो उसको बोला जाएगा कि मुझे बुलाओ, तुम बने हो तो सिक्योरिटी, वो बुला नहीं पाएगा मुझे, तो क्या किया जाएगा उसके जो अमाउंट है उसको फॉरफिट कर दिया जाएगा, जब्त कर दिया जाएगा। तो दोनों में अमाउंट ही फॉरफिट हो रही है,
दोनों बॉन्ड ही है, बॉन्ड अमाउंट होते हैं जो फॉरफिट कर ली जाती है। लेकिन यहाँ पे है कि पर्सनल बॉन्ड पे खुद ही हम बन गए हैं, अपने ही खुद सिक्योरिटी बन गए हैं, ठीक है, खुद सिक्योरिटी बन गए हैं। लेकिन वहां पे क्या हुआ है, एक अदर सिक्योरिटी लाना है, एक दूसरा सिक्योरिटी को लेकर के आना है। अब खुद पर्सनल बॉन्ड पे नहीं लीज हो सकते हैं, बेल बॉन्ड में एक दूसरा सिक्योरिटी को लेकर आना है, अदर पर्सन आपको देगा एश्योरेंस, कोर्ट को जो है एक अदर पर्सन एश्योरेंस देगा कि ठीक है हम एश्योर करते हैं कि ये प्रेजेंस होगा आगे के मीटिंग्स में, अगर नहीं होगा तो मेरा बॉन्ड फॉरफिट हो जाएगा। और उसमें है कि हम ही दे रहे हैं कि ठीक है मैं सारे चीज से वाइट करूंगा, अगर मैं कुछ वायलेट किया तो फॉरफिट हो जाएगा ये, ठीक है निहारिका। तो बातें Yes, sir. वो नहीं है कि वहां पर्सन या अमाउंट, दोनों में अमाउंट ही होती है। यहाँ पे पर्सन भी दोनों में, एक खुद है वहां पे दूसरा पर्सन है, दोनों में अमाउंट है, मेरी बॉन्ड फॉरफिट हो जाएगी या उसकी बॉन्ड फॉरफिट हो जाएगी। लेकिन इसमें डिफरेंस वही है कि इसमें पर्सनल बॉन्ड पे रिलीज कर दिया जा रहा है और उसमें एक अदर पर्सन चाहिए एज ए सिक्योरिटी। यहाँ एज ए सिक्योरिटी कोई अदर पर्सन नहीं चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, चला गया। ओके, डिस्चार्ज ऑफ पर्सन एप्रीहेंडेड हम लोग पढ़ रहे थे। तो हो गया एक्सेप्ट ऑन हिज बॉन्ड, यानी कि पर्सनल बॉन्ड, चाहे अगर पर्सनल बॉन्ड पे रिलीज किया जाना है तो पर्सनल बॉन्ड भरेगा तब ना, बॉन्ड एग्जीक्यूट करेगा तब ना। और बेल बॉन्ड, बॉन्ड एग्जीक्यूट बस करने से नहीं होता है ना आपको, अब जो होता है ना, पहले जो होता था बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाने में तो वो कुछ देना नहीं होता था उतना प्रूफ वगैरह कि मेरे पास इतना का संपत्ति है, अब देना होता है। कागजात, जमीन का कागजात वगैरह लग जाता है तो कुछ प्रूफ देनी होती है कि सच में हमारे पास जिस अमाउंट का बॉन्ड एग्जीक्यूट करना है वो अमाउंट का प्रॉपर्टी मेरे पास है, उसका प्रूफ देना होता है। पहले बस बता देने से काम चलता था और उतना सारे नहीं होते, लेकिन अब जो होता है और मतलब पहले तो बहुत फर्जी बेलर घुमा करते थे जो कोर्ट्स में रहते हैं, जो पैसे ले लेकर के 500-500 रुपया में बन जाते हैं, सिक्योरिटी बन जाते हैं। ऐसे बेल किसी को मिला, वो उसके घर, उसके गांव से कोई नहीं आया हुआ है, कौन सा मतलब सिक्योरिटी नहीं आया हुआ है, तो वो लोग सिक्योरिटी बन जाएंगे। कोर्ट जो होता है उतना अच्छे से एग्जाम, प्रैक्टिकल की मैं बात बता रहा हूँ, कोर्ट जो होता है उतना ध्यान पूर्वक एग्जामिन नहीं करता है। नियम क्या है, मतलब उसके जान पहचान के आने चाहिए ना, जो अरेस्टेड पर्सन है उसके जान पहचान का कोई लाना है सिक्योरिटी, तब ना वो सिक्योरिटी बनेगा। ये नहीं कि जानता ही नहीं है, वो क्या एश्योर करेगा कि ये प्रेजेंट होगा आगे। तो एक्चुअली हो जाता है कि कई सारे फर्जी बेलर घूम रहे होते हैं और उनमें से वही रुकता है कुछ लेकर के और सिक्योरिटी बन जाते हैं, उसको रिलीज कर दिया जाता है। तो इतने वो लोग इतने केसेस में बनते हैं कि जज पहचान लेता है कि ये तो फर्जी ही है, क्योंकि ये सोचो कि 4 दिन पहले भी सिक्योरिटी बना था, आज भी बन रहा है, फिर 2 दिन बाद ये बनेगा सिक्योरिटी। तो कोर्ट्स भी पहचान ली होती है कि ये पैसे लेकर बनता है, तो उसको कोर्ट होती है कई बार जो अगर लग रहा है गुस्सा रहे जज साहब को तो उसको भगा देगा, उसको धमकाएगा कि जेल में बंद कर देंगे, इस तरह का चीजें होती है। लेकिन फर्जी बेलर्स घूम रहे होते हैं जो सिक्योरिटी बनते हैं। अब थोड़ा कम हो गया है ये चीज क्योंकि डॉक्यूमेंट्स ज्यादा लग रहे हैं अब। तो खुद का बॉन्ड या बेल बॉन्ड विद सिक्योरिटी और अंडर द स्पेशल ऑर्डर मजिस्ट्रेट, या अगर मजिस्ट्रेट का स्पेशल ऑर्डर है तो उसके अंडर में, इसके बिना नहीं रिलीज किया जाएगा। अगर बॉन्ड एग्जीक्यूट करना है तो नहीं कर रहा है तब तक नहीं रिलीज किया जाएगा, या मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है तो अगर मजिस्ट्रेट का ऑर्डर रिलीज होना है जब तक नहीं ऑर्डर नहीं किया जाएगा। तो यही लिखा हुआ एक्सेप्ट। तो ये नहीं कि अरेस्ट किया हुआ है अपने मन से छोड़ दिया पुलिस, ठीक है, ये इसलिए बनाया हुआ है कि ठीक है मेरा मन कर रहा है ये नहीं, इसके पास बॉन्ड एग्जीक्यूट कर रहा है, इसको छोड़ देते हैं, इसको मन कर रहा है तो नहीं छोड़ते हैं, ये नहीं, उसको प्रोसीजर फॉलो करके छोड़ना भी है। पावर ऑन एस्केप एंड टू परसू एंड रिटेक, पावर ऑन एस्केप टू परसू एंड रिटेक, मतलब ऑन एस्केप मतलब भाग जाने के बाद कौन सी पावर है पुलिस को, भाग जाने के बाद कौन सी पावर है पुलिस को, टू परसू एंड रिटेक मतलब पीछा करेगा और फिर से पकड़ लेगा। If a person, 61 बोल रहा हूँ, if a person in lawful custody escape or is rescued, मतलब भाग जाए या कोई इसको भगा ले, इसको रेस्क्यू कर ले कोई या भाग जाए कोई, the person from whose custody is escaped, जिसके कस्टडी से उसको भगाया गया, may immediately pursue and arrest him in any place in India, उसको तुरंत उसको पीछे कर सकता है। और कहाँ, in any place in India, पहले भी मिल चुका है कि any place in India, पहले भी मिल चुका है, नहीं प्लेस इंडिया, यहाँ भी वही है, भागते भागते उसको पूरे इंडिया के बॉर्डर तक चला जाएगा और पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस नहीं करेगा, वहां से वापस आ जाएगा, ठीक है। इन एनी प्लेस इन इंडिया पीछा करके उसको पकड़ सकता है। सबसेक्शन 2 है, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44 शैल अप्लाई टू अरेस्ट अंडर सबसेक्शन 1, अंडर सबसेक्शन 1 although the person making such any such arrest is not acting under warrant and is not a police officer having authority to arrest। देखिए सेक्शन 44 का प्रोविजन यहाँ भी अप्लाई होगा। सेक्शन 44 में हमने क्या पढ़ा हुआ है,
सेक्शन 44 में हम लोगों ने सर्च का पढ़ा हुआ है, सर्च ऑफ प्लेस इंटर्ड बाय पर्सन टू बी अरेस्टेड। तो उसका जो लिखा हुआ है कि प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44 यहाँ अप्लाई होगा इस अरेस्ट पे। ऑल्दो द पर्सन मेकिंग द अरेस्ट एनी सच अरेस्ट इज नॉट एक्टिंग अंडर, भले ही यहाँ जो पर्सन अरेस्ट कर रहा है वो बिना वारंट का अरेस्ट कर रहा है या वो पुलिस ऑफिसर नहीं है जिसको अथॉरिटी अरेस्ट की, लेकिन फिर भी वो प्रोविजंस यहाँ अप्लाई होगी कि पीछा कर रहा है तो कैसे पीछा करेगा, कैसे सर्च करेगा, वो सब प्रोविजन यहाँ भी अप्लाई होगी। सेक्शन 62 कह रहा है, जो कि लास्ट सेक्शन है, अरेस्ट टू बी मेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू दिस सनीता। वहां पे क्या था, सेक्शन 60 कैपिटल ए था, 60 कैपिटल ए, 60 कैपिटल ए में था यही प्रोविजन कि आपको प्रोविजंस को सबको अवॉइड बाय करना है। लिखा हुआ है कि नो अरेस्ट शैल बी मेड एक्सेप्ट इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन with accordance with the provision of the Sanhita or any other law for the time being in force providing for arrest। मतलब कि अरेस्ट आपको इस संहिता का बीएनएसएस का प्रोविजन फॉलो करते हुए ही करना है, इसके प्रोविजन को वायलेट करके आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। 62 में कह रहा है बीएनएसएस के प्रोविजन को वायलेट करके आप अरेस्ट नहीं कर सकते, वायलेट करके अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, सारे प्रोविजन को अवॉइड बाय करना है, फिर अरेस्ट करना है, फिर अरेस्ट करना है। समझ में आया ये सारे प्रोविजंस? अब हम लोग केस लॉज देख लेंगे, केस लॉज बस बाकी रह गया हुआ है। कोई प्रॉब्लम सुचेता, निहारिका और सोनाक्षी, किसी प्रोविजन में बताइए या थम्स अप कर दीजिए। सुचेता, निहारिका, अच्छा सुचेता तुम बताओ। कोई बात नहीं, चलिए हम लोग अब पढ़ लेते हैं केस लॉज। कुछ बहुत पॉपुलर केस लॉज है वो हम लोग देख लेते हैं। कुछ केस लॉज हम लोग ऑलरेडी देख लिए राइट्स पढ़ते हुए। कौन से केस लॉज? मैंने हुसैन आरा खातून का केस बताया, एमएच हॉस्कोट का एक केस बता दिया था, फिर से मेडिकल एग्जामिनेशन वाला शीला वर्षे का केस बताया, ठीक है। तो और भी बहुत सारे केसेस है जो कि पढ़ते हैं। गाइडलाइन से रिलेटेड हम लोग केस देख लेते हैं। कुछ केसेस है जिसमें इतने सारे गाइडलाइंस आए हुए हैं जो कि गाइडलाइंस के लिए पॉपुलर है अरेस्ट से रिलेटेड। खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार हम लोग डिस्कस किए थे, खत्री वाला। तो पहला केस हो गया जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये 1994 का केस है। इनके ईयर्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लैंडमार्क केस है। सारे केसेस के ईयर याद करने जरूरी नहीं होते हैं, ये ज्यादा ही लैंडमार्क्स केस है इसलिए इनके ईयर्स बता रहा हूँ। अभी जो मैं केसेस बताऊंगा वो मतलब ओवर लैंडमार्क केसेस है, ठीक है ना। एक्सेस ये कहीं भी पूछ लिए जाते हैं या अरेस्ट पे क्वेश्चन आए तो इन सबको लिखना पड़ता है क्योंकि मतलब बार बार हजारों बार रिटरेट किए गए हैं कोर्ट द्वारा। इन्हीं सबसे शुरू हुआ है जो राइट्स मिलना है ना एक्यूज का राइट्स, इन्हीं सबसे शुरू हुआ है केसेस से। तो ये जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1994 का केस है, 1994 का केस, ठीक है। कल भी मैंने बताया हुआ था कि रूटीन अरेस्ट नहीं कंडक्ट कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ था कि आपको जो है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपके पास पावर तो है अरेस्ट करने का, सुनते रहिएगा, पुलिस के पास पावर तो है अरेस्ट करने का, लेकिन इस पावर को अभी आपको कौशल के साथ एक तरह से कॉशियस मैनर में आपको पावर एक्सरसाइज करना है। आपको अपनी इस अरेस्ट करने का पावर को कॉशियस मैनर में एक्सरसाइज करना है, कॉशियस मैनर में। और आपको रूटीन मैनर में अरेस्ट नहीं करना है। ये नहीं कि आपका मन कर रहा है अरेस्ट कर लिया, कोई ऑफेंस कमिट किया, एज अ रूटीन मैनर में नहीं। इसको थोड़ा सा आप एज अ रूटीन मैनर ना करके आप थोड़ा सा प्रॉपर मैनर में आप चीजों को देखिए, जांचिए, परखिए, फिर अरेस्ट कीजिए। जब रीजनेबली जरूरत लगे, जब ज्यादा जरूरत हो तभी आपको अरेस्ट करना है, नहीं तो आपको अरेस्ट नहीं करना। ये सब गाइडलाइंस है, ठीक है। ये सब गाइडलाइंस है किस केस का? जोगिंदर कुमार के केस का गाइडलाइन था। और एक इंपॉर्टेंट गाइडलाइन जोगिंदर कुमार का मैंने बता चुका है कि आपको रिलेटिव को या फ्रेंड को इन्फॉर्म करना है। राइट टू बी इन्फॉर्म करने का राइट है अबाउट अरेस्ट टू द रिलेटिव और फ्रेंड्स। अरेस्ट के बारे में रिलेटिव या फ्रेंड को इन्फॉर्म करना है, ये एक एक्यूज पर्सन का राइट है, ये हेल्ड किया गया कोर्ट के द्वारा। और साथ साथ ये भी बोला गया कि आप जिसको बता रहे हो लिखिए डायरी में, आप डायरी में एंट्री कीजिए कि हु इज इन्फॉर्म,
कौन इन्फॉर्म, किसको आप इन्फॉर्म, ठीक है, समझ लीजिए इसको। मैंने बताया कि रूटीन मैनर में अरेस्ट नहीं करना है, और रिलेटिव फ्रेंड को बताना है कि अरेस्ट किया गया है, आपको कहाँ रखा गया है, ये सब बताना है, ये राइट है एक्यूज का, इस राइट के बारे में एक्यूज को बताना है, ये भी बोला गया, इन राइट्स के बारे में एक्यूज को बताना है, ये भी एक एक्यूज का राइट है, और इसको ओमिट नहीं कर सकते आप। देन आपको डायरी में एंट्री करना है कि हु इज बीइंग इन्फॉर्म्ड अबाउट द अरेस्ट, किसको आपने अरेस्ट के बारे में इन्फॉर्म किया है, किसको अरेस्ट के बारे में इन्फॉर्म किया है, और ये एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट भी है, एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, ठीक है। ये जोगिंदर कुमार का केस है, ओके निहारिका, समझ में आया, जोगिंदर कुमार, कुछ नहीं तो केस का Yes, नाम sir. याद बस होना चाहिए, बहुत ज्यादा लैंडमार्क होते हैं ना, तो उसमें तो अगर आपको ज्यादा कुछ कंटेंट नहीं याद है ना, अब टीके बासु में इतने कुछ आए हुए थे ना कि आप उसका केस का नाम लिख करके कुछ भी राइट लिख दीजिए, एक्यूज का सब आ जाएगा उसमें। टीके बासु का केस का नाम लिख करके कुछ लिख दीजिए, एक्यूज का राइट जो भी ध्यान में आ रहा है, एक्यूज का राइट सब लिख दीजिए, सब आया होगा, सब डिस्कस हुआ था उसमें। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि बस आपको केस का नाम याद हो और लिखे जाए, बाकी कंटेंट उसका जो आप लिखेंगे वो सब सही है। आइए उसी को देख लेते हैं, डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, इसको याद है, इस केस का ईयर क्या है, डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, 1997 का केस है, डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। आप सब इस केस के बारे में जानते हैं, आप सबने इस केस का नाम सुना हुआ है, क्योंकि इट इज वन ऑफ द मोस्ट लैंडमार्क जजमेंट रिगार्डिंग द राइट्स ऑफ द अरेस्टेड पर्सन और कस्टोडियल टॉर्चर, कस्टोडियल टॉर्चर ना हो, इससे रिगार्डिंग भी डीके बासु का जजमेंट है। तो डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997 का जजमेंट है, इसमें कई सारे गाइडलाइंस आए थे, सब गाइडलाइंस से रिलेटेड केस है, ठीक है, बहुत सारे गाइडलाइंस है। हमने पढ़ा है कि पुलिस जो है, मैं कल बताया हुआ था कि पुलिस जो है उसकी ड्यूटी है कि वो जब अरेस्ट करने जाए तो उसको इस कपड़े में, इस पोशाक में जाना है, उन सारे ये कपड़े पहन के जाना है और बैलेंस पहन के जाना है, ताकि क्लैरिटी रहे कि कौन अरेस्ट करने आया हुआ है, मतलब आइडेंटिफिकेशन तरह से। ऑफ पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर जो है उसकी आइडेंटिफिकेशन क्लियर मैनर में हो पाए, उस पे उसके आइडेंटिफिकेशन मार्क्स दिख रहे हैं वो भी क्लियरली, ये इंश्योर करना है, ठीक है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया था, अरेस्ट में, इसी केस में बताया गया था कि अरेस्ट में वो बनाना है, ये भी सब सेक्शन में बन गया है ना, ये सब सेक्शन में लगा दिया गया है, सीआरपीसी में अमेंडमेंट से सब ला दिया गया था, इसको भी ला दिया गया हुआ था क्लियर, अरेस्ट मेमो। कल ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक अरेस्ट मेमो बनाना होता है, जिसमें बताना, लिखना होता है, नेसेसरी डिटेल्स लिख देना होता है, उसका उस पे साइन भी करवाना है, काउंटर साइन भी करवाना है, उसको हम पढ़ चुके हैं। तो एक अरेस्ट मेमो प्रिपेयर करना है, एक अरेस्ट मेमो, और जिसको कितने लोग अटेस्ट करते हैं, एटलीस्ट बताइए निहारिका, कितने लोग अटेस्ट करते हैं सीआरपीसी, अगर बीएनएसएस में कल हमने पढ़ा, इट शैल बी अटेस्टेड One बाय witness. एटलीस्ट वन विटनेस, ओके, एटलीस्ट वन, एक से ज्यादा हो सकते हैं, एटलीस्ट वन, कौन हो सकते हैं वो वन, पढ़ा था हमने, आइदर में फैमिली मेंबर्स ऑफ द एक्यूज्ड, कोई उस लोकेलिटी का कोई रिस्पेक्टेबल मेंबर। बिल्कुल बिल्कुल, रेस्पेक्टेबल मेंबर हो सकता है या वो उसके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, ठीक है बिल्कुल। तो ये अरेस्ट मेमो हो गया, अरेस्ट मेमो बनाना है, इसमें कोर्ट ने ही बोल दिया हुआ था कि वन विटनेस द्वारा अटैच होगा, एटलीस्ट वन विटनेस द्वारा अटैच होगा, इस सब चीज को ही थोड़े बहुत बदल बदल के सीआरपीसी में छाप दिया गया था, इन्हीं सब गाइडलाइंस को सीआरपीसी में डाल दिया गया हुआ था, ओके। तो ये हो गया, ये अरेस्ट मेमो हो गया, फिर हो गया एग्जामिनेशन ऑफ इंजुरीज, एक्यूज को इंजुरी है कि नहीं, एक्यूज के बॉडी पे कोई इंजुरी तो नहीं है, ये एग्जामिन करना है, कि मेडिकल एग्जामिनेशन करना है, क्या क्या एक्यूज के बॉडी पे कोई इंजुरी है, उसको नोट डाउन करना है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है, उसको रखना है, ताकि वो आगे काम आए। इवन इवन ये भी बोला कि हर 48 घंटे में मेडिकल एग्जामिनेशन करना है, पहले भी मैंने बताया था, हर 48 घंटे में पुलिस कस्टडी में जब तक एक्यूज पुलिस कस्टडी में है, हर 48 घंटे में उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करता है, ताकि हर बार नोट किया जाएगा ना कि इंजुरीज बढ़ा क्या, इंजुरीज बढ़ तो नहीं गया ना, ऐसा तो नहीं उसके साथ टॉर्चर किया जा रहा है,
इनह्यूमन तरीके से, क्रूअल तरीके से उसको साथ ट्रीट किया जा रहा है किसमें, पुलिस कस्टडी में। दैट्स व्हाई ये बोला गया था हर 48 घंटे में मेडिकल एग्जामिनेशन करना है। ओके, मजिस्ट्रेट के रिगार्डिंग प्रोडक्शन से रिगार्डिंग तो हम सब जानते हैं कितने घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस कर देना है। फिर लीगल असिस्टेंस का भी चर्चा हुआ था। देखिए सारे राइट्स आ जाएंगे। लीगल असिस्टेंस का चर्चा हुआ था कि एक्यूज को जो है वो लीगल असिस्टेंस मिलना चाहिए। एक्यूज का लीगल असिस्टेंस का राइट है और इस राइट से उसको वंचित नहीं किया जा सकता है। आप जो है उसको प्रोवाइड करेंगे। और इसी में बोला गया था कि ड्यूरिंग इंटरोगेशन भी, बट नॉट थ्रू आउट द इंटरोगेशन। ओके, ये भी सेक्शन बना दिया गया है कि इंटरोगेशन के समय भी जब इंटरोगेशन चल रहा है एक्यूज का पुलिस कस्टडी में उस समय भी वो अपने एडवोकेट से मिल सकता है, लेकिन नॉट थ्रू आउट। मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा इंटरोगेशन ही एडवोकेट के सामने, ये मतलब हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा इंटरोगेशन एडवोकेट के सामने होगा, लेकिन ड्यूरिंग इंटरोगेशन वो मिल सकता है। ओके, तो ये लीगल असिस्टेंस का राइट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। इसमें वो सब भी बोली गई थी जो हम लोग पढ़े हुए हैं, कंट्रोल रूम बनाना है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे। कंट्रोल रूम बनाना है, वो सब भी है। तो डीके वासु का ये सारे गाइडलाइंस, इतने गाइडलाइंस काफी है। ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया गया था इसमें। अरेस्टेड पर्सन का राइट्स रिलेटेड, अब जो है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसका तो यार आप लोग बता दीजिए, ये तो बहुत पुराना भी नहीं है। अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का ईयर कौन बताएगा? कोई नहीं, 2014 का है। अच्छा, ओके ओके ओके, बिल्कुल 2014 का है। ये इम्पोर्टेंट ज्यादा, इसका ईयर और ज्यादा है क्योंकि पूछा भी हुआ एग्जाम्स में। अरनेश कुमार जो है वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये बहुत लैंडमार्क जजमेंट है और मैंने पहले भी आईपीसी पढ़ाते समय भी इस जजमेंट के चर्चे किए हुए हैं कई बार कि इसका वायलेशन जो होता है वो क्या मानी जाती है, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी मानी जाती है। अरनेश कुमार का वायलेशन जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मानी जाती है। इसमें कोर्ट ने क्या बोला कि जो नो अरेस्ट विदाउट रीजनेबल सेटिस्फैक्शन, नो अरेस्ट विदाउट रीजनेबल सेटिस्फैक्शन, मतलब कि एक तरह से वही जो हमने पढ़ लिया, रूटीन मैनर में अरेस्ट नहीं करना है। जो जोगिंदर कुमार में मैंने बताया कि रूटीन मैनर में, उसी को एक तरह से है बिना रीजनेबली सेटिस्फाई हुए आपको अरेस्ट नहीं करना है। 498 का ऑफेंस था ना आईपीसी में, क्या था 498 में? क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और द रिलेटिव ऑफ हस्बैंड। ठीक है, सब्जेक्टिंग वीमेन टू क्रुएल्टी बाय द हस्बैंड और द रिलेटिव ऑफ हस्बैंड, ये 498 था, जो वन ऑफ द मोस्ट मिसयूज्ड सेक्शन है आईपीसी का। जब मैंने पढ़ा रहा था तो बताया भी था, डाउरी डेथ और क्रुएल्टी जब बता रहा था 498, तो हम लोगों ने मैंने बताया हुआ था कि वो वन ऑफ द मोस्ट मिसयूज्ड सेक्शन है इंडिया में, जिसका इतने ज्यादा मिसयूज हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने कई बार काउंटलेस टाइम अपना कंसर्न दिखाया हुआ है कि इसका मिसयूज कम होनी चाहिए। ये प्रोविजन जिस पर्पज के लिए लाया उस पर्पज को सही से सर्व नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसका ग्रॉस मिसयूज हो रहा है। तो कोर्ट ने बोला, इस प्रोविजन का चर्चा हुआ था इसमें कि इस 498 के अंदर भी अननेसेसरी अरेस्ट आपको नहीं करना है। तो क्या करना है आपको? आपको एज ए पुलिस ऑफिसर आपको अपना माइंड का यूज करना है। एंड इफ आपको लग रहा है कि अरेस्ट करना रीजनेबल है, आप सेटिस्फाई हो जा रहे हैं कि यस इस केस में जो है तभी आप अरेस्ट करेंगे, और सेटिस्फाई होने का काम भी हम लोग जानेंगे। मैंने कल हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कौन सा सेक्शन 35 देखिए सेक्शन 35(1)(b)(2 इसमें दिया हुआ है। मैंने बताया था 5 रीजंस दिया हुआ था, कल ही हम लोग डिस्कस किए हुए हैं कि इसमें 5 पॉइंट दिया हुआ था जो कि पुलिस ऑफिसर को एक तरह से देखना है अरेस्ट करने से पहले कि ये इसमें से कौन सा 7 साल से कम वाले में, हमने पढ़ा हुआ था ना 7 साल से कम वाले में पुलिस ऑफिसर को सेटिस्फाई होना है इसमें से कौन सा रीजन के लिए मैं अरेस्ट कर रहा हूँ।
if the offense is punishable with less than 7 years, then the police officer has to write the reason in write the reason. He has to mention the reason in writing that for what reason he is conducting the arrest और क्यों वो छोड़ नहीं रहा अरेस्ट कर रहा है. तो उसी 5 में से इसका चेकलिस्ट दिया जाता है पुलिस अफसर को. चेकलिस्ट इन्हीं में का वो टिक करेगा ना, यस फॉर दिस रीजन आई एम अरेस्टेड. ठीक है. कल जो मैंने बताया हुआ था इसमें हम लोगों ने लिखा हुआ था क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में हेल्प मिलेगा, एविडेंस टेम्पर करेगा क्या, विटनेसेस को डराएगा धमकाएगा क्या, विटनेस या विक्टिम को डराएगा धमकाएगा क्या, भाग जाएगा क्या, इन तरह के रीजन जो है इनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट रीजन लग रहा है पुलिस अफसर को कि वो अरेस्ट कर रहा है, वो उस चेकलिस्ट में मार्क करेगा कि यस आई एम अरेस्टिंग दिस पर्सन फॉर दिस पार्टिकुलर रीजन. ये चेकलिस्ट लेकर ही उसको अरेस्ट करना है, इसके बिना नहीं करना है. किस ऑफेंस में जो 7 साल से कम के लिए पनिशेबल है. ठीक है. तो याद कर लीजिए बहुत लैंडमार्क केस है अर्जुन कुमार का. फॉर दोज ऑफेंसेस व्हिच आर पनिशेबल विद imprisonment of 7 years or less, in those all cases the police officer has to take a checklist while conducting arrest. उसने एक चेकलिस्ट लेना है जिसमें यही रहेगा. पहले 41 था, ये उसमें 45 में आया पहला जो हमने पढ़ा अरेस्ट विदाउट वारंट वाला. उसका 1B2 इसमें जो 5 दिया हुआ है ग्राउंड जिसको लग रहा है अरेस्ट कर सकता है, उसी का चेकलिस्ट रखना है. फिर उसको उसमें मार्क करना है कि फॉर व्हाट रीजन ही इज कंडक्टिंग द अरेस्ट, और ये करेगा. इवन इसमें ये भी बोला गया था अगर ये नहीं करता है पुलिस, ऐसा अगर पुलिस अफसर ये नहीं करता है तो उस पर क्या हो सकती है, 2 चीजों में कोई एक हो सकती है. आइदर उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो सकती है, आइदर उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो सकती है, उस पर डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जा सकता है एक तरह से कहे तो, या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी, दोनों भी हो सकता है. डिपार्टमेंटल एक्शन भी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी. क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों, इस जजमेंट का वायलेशन के लिए. ओके. ये जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये कंपलसरी है और इसको वायलेट करना वुड बी ट्रीटेड एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और इसके लिए सजा भी हुई है. आप लोग अगर रेगुलर न्यूज को फॉलो कर रहे होंगे, लीगल न्यूज को, तो कई बार मिलता है, आए दिन है, हर 2-3 महीने में एक बार एक पुलिस को होती है सजा. 1 हफ्ते 10 दिन के लिए हाईकोर्ट जेल में भेजती है. किस चीज के लिए, वायलेशन ऑफ दिस अर्जुन कुमार का वायलेशन के लिए. क्योंकि ऐसे ऑफेंस जो कि 7 साल से कम के पनिशेबल है वो लोग अरेस्ट कर लेते हैं कैजुअली. तो चेकलिस्ट का बिना उतना ये किए और बिना ये हुए रीजनेबली सेटिस्फाई हुए कि अरेस्ट करने जरूरी है, देन क्या होता है, ये कोर्ट पनिश कर देती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए. फिर बोल रहा है कोर्ट कि ठीक है पुलिस को, अगर पुलिस ने नहीं फॉलो किया तो उसको हम कंटेम्प्ट भी लगा सकते हैं, डिपार्टमेंटल एक्शन भी ले देगा. ये काम मजिस्ट्रेट को भी करना है. जब मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा, जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा उस एक्यूज पर्सन को, उसको देखना है कि ये काम किया कि नहीं वाला, मतलब उसने उस चेकलिस्ट को सही से फॉलो किया कि नहीं, और जो रिक्वायरमेंट है सेक्शन 35 का, सेक्शन 35 1B2 का जो रिक्वायरमेंट है उसको फॉलो किया कि नहीं. ठीक है. सेक्शन 35 1B2 का जो रिक्वायरमेंट है उसको सही से फॉलो किया कि नहीं, ये देखना है मजिस्ट्रेट को. और जुडिशियल मजिस्ट्रेट अगर ये नहीं कर पाता है, मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट अगर कोताही करता है इस अपने ड्यूटी में, उसके खिलाफ भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो सकती है, डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जा सकता है, या उसको भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए लायबल ठहराया जा सकता है. ओके. तो दोनों पे लायबिलिटी आ सकती है. पहले पुलिस को करना है, नहीं तो उसके खिलाफ एक्शन होगा. और अगर गलती मजिस्ट्रेट की है तो 2 लेयर ऑफ सिक्योरिटी हो गया एक्यूज के लिए. अगर मजिस्ट्रेट भी मिस कर देता है इस चीज को तो मजिस्ट्रेट के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के खिलाफ. ठीक है. समझ में आया निहारिका? ये अर्जुन कुमार का जजमेंट, अर्जुन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014. सोनाक्षी, सुचेता, ओके ओके. किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए. किस प्रोविजन को कंप्लाई करने का बात कर रहा हूँ वो याद है ना, कल जो हम लोग डिस्कस किए थे 5, जो मैं बताया भी था कि हाँ इसको करना होता है फॉलो, उसको मार्क करना होता है, रिटेन में लिखना होता है कि क्यों क्यों किया हुआ है. उसी के रिगार्डिंग वही अर्जुन कुमार का जजमेंट था. उसमें बोला गया था कि वो चेकलिस्ट में वो एज ए चेकलिस्ट उसको रखना है और उसको वो कंप्लाई करना है, उसको टिक करना है, उसको लिखना है कि यस फॉर दिस रीजन आई एम कंडक्टिंग दिस अरेस्ट. अगर ये करते में वो कंप्लाई नहीं करता, फेल होता है, देन उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. और एक्शन किसी भी तरह का हो सकता है, डिपार्टमेंटल एक्शन भी लिया जा सकता है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो सकता है. चलिए ये केसेस, ये 3 सबसे मेन केस हो गए. एग्जाम में जगह कम है तो ये 3 केस लिख के छोड़ देना होता है. ये 3 सबसे लैंडमार्क हो गया. ओके.
अब इससे कम वाले की बात है कि एक कोई केस आप लोग को नाम पता है जिसमें जुडिशियल ऑफिसर्स को अरेस्ट के रिगार्डिंग आया हुआ था गाइडलाइंस? बताइए, जुडिशियल ऑफिसर के अरेस्ट के रिगार्डिंग गाइडलाइन आया था एक केस में। डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ द केस? कोई भी? कोई बात नहीं। लिखा हूं दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन, दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। स्टेट ऑफ गुजरात 1991 का केस है ये, 1991 का, 1991 का केस। मतलब जुडिशियल ऑफिसर को अरेस्ट कर लिया गया था, मतलब अच्छे से ट्रीट नहीं किया था पुलिस ऑफिसर, अरेस्ट कर दिया था, उसके बाद ही जजमेंट आया था। जुडिशियल ऑफिसर समझ ही रहे हैं, जज को कोई भी ऊपर नीचे से रैंक का सभी जुडिशियल ऑफिसर है, रिक्रूटमेंट होता है वहां से लेकर के जो हाईएस्ट लेवल है सारे जुडिशियल ऑफिसर है ना। एक डिस्ट्रिक्ट जज भी जुडिशियल ऑफिसर है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास भी जुडिशियल ऑफिसर है। तो केस का नाम है दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1991। इस केस में गाइडलाइंस आया था किस चीज के रिगार्डिंग? रिगार्डिंग अरेस्ट ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स। मतलब जो जुडिशियल ऑफिसर्स है उनको अरेस्ट करते समय किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या चीज फॉलो करनी है। तो सबसे पहले बताया गया था इंटीमेशन ऑफ अरेस्ट के बारे में। इंटीमेशन ऑफ अरेस्ट, अब किसको अरेस्ट कर इंटीमेट करेगा? मतलब अगर आप जुडिशियल ऑफिसर को अरेस्ट कर रहे हैं, पुलिस ऑफिसर के लिए गाइडलाइंस है, सारे सारे गाइडलाइंस पुलिस ऑफिसर के लिए। अगर आप एक जज को या जुडिशियल ऑफिसर को अरेस्ट कर रहे हैं तो आपको इसकी जानकारी किसको देनी है? किसको देनी है? डिस्ट्रिक्ट जज को देनी है, या किसको देनी है? हाई कोर्ट को देनी है। ठीक है, या तो इसकी जानकारी आप डिस्ट्रिक्ट जज को दे सकते हैं या हाई कोर्ट को दे सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज या हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज या हाई कोर्ट। ठीक है, ये हो गया एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरी बात है कि आपको पुलिस स्टेशन में नहीं डिटेन करके रखना है, पुलिस स्टेशन में नहीं डिटेन करके रखना है। स्टेट ऑफ गुजरात है, नो डिटेंशन इन पुलिस स्टेशन। बिना आप परमिशन के, डिस्ट्रिक्ट जज के परमिशन के आप पुलिस स्टेशन में डिटेन नहीं कर सकते। ये नहीं कि अरेस्ट किया और लेके चले गए पुलिस स्टेशन में। ये कोर्ट की गरिमा बनाए रखने के लिए, क्योंकि ये मतलब जुडिशियल ऑफिसर जो है वो वायलेट तो कर ही सकते हैं लॉ को, ऐसा तो नहीं है कि वो क्राइम नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको उनके साथ जो है वो ट्रीटमेंट ऐसा नहीं कि अनरीजनेबल ट्रीटमेंट हो जाए। अभी ऑफेंस का एलिगेशन ही लगा है ना, अभी तो प्रूफ हुआ नहीं गिल्ट। तो एट द वेरी स्टार्टिंग उनके साथ कोई पुलिस ऑफिसर जो है वो इस तरह से ट्रीट ना करे जो उनकी गरिमा को इफेक्ट करे। दैट्स व्हाई ये गाइडलाइंस आए हुए थे, क्योंकि उसने किया हुआ था इस केस में। दैट्स व्हाई इस तरह के जजमेंट्स आए हुए थे। कहा गया कि आपको पुलिस स्टेशन में डिटेन नहीं करना है बिना डिस्ट्रिक्ट जज के, डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर के। डिस्ट्रिक्ट जज जब भी कर रहा हूं तो सेशन जज भी आप समझिए, डिस्ट्रिक्ट जज को ही सेशन जज भी सेशन जज भी होता है, वही आप सबको पता है, बताया जा चुका है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वही होता है, एक ही पर्सन होता है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। ओके, फिर है कि हैंड कफिंग का यूज नहीं करना है, मतलब हथकड़ी नहीं पहना के रखना है। मतलब नॉर्मली किसी जुडिशियल ऑफिसर्स को हैंड कफिंग नहीं करना है, आपको हथकड़ी पहना के नहीं ले जाना है, नहीं पेश करना है, ये सब नहीं करना है। आप बिना हथकड़ी, कोई वेटरन क्रिमिनल तो नहीं है ना जुडिशियल ऑफिसर। जुडिशियल ऑफिसर इज नॉट अ वेटरन क्रिमिनल, दैट्स व्हाई यू डोंट हैव टू यूज हैंड कफिंग। ठीक है, फिर जो है एक और इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेट करने वाला, कि आपको जो है कम्युनिकेशन ऑफ अरेस्ट। अब जो है आपको मौका देना है कि जो जुडिशियल ऑफिसर है अपने अरेस्ट के बारे में किसको कम्युनिकेट करे। वो अपने फैमिली मेंबर को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव को, अपना लीगल जो क्या कहेंगे, एडवोकेट कहिए, अपने एडवोकेट को, काउंसिल को, या अपने अदर जुडिशियल ऑफिसर्स को वो कम्युनिकेट कर इसकी फैसिलिटी देनी है। आपको आपको एडिक्वेट फैसिलिटी देनी है कि अपने अरेस्ट के बारे में या अपने डिफेंस के लिए वो किसी को भी कम्युनिकेट करे, चाहे वो जुडिशियल अपना जुडिशियल ऑफिसर्स दूसरे हैं क्यों ना हो। जज को, जज से बात करेगा वो, अपने डिस्ट्रिक्ट जज से बात करे, चाहे जिस अदर जज से बात करना चाहता है, अपने फैमिली मेंबर से बात करना है, ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करना है। एक और इम्पोर्टेंट बात इसमें आती है, कई सारे चीज आए थे गाइडलाइंस, जो इम्पोर्टेंट है मैं बता दे रहा हूँ।
कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं की जाएगी और मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं किया जाएगा विदाउट प्रेजेंस ऑफ काउंसिल। हम जानते हैं, अभी पढ़ेंगे आगे बीएनएसएस में कि पुलिस जो है वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है, पढ़ना है आगे। स्टेटमेंट पुलिस जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है, 161 सीआरपीसी का था। अभी हम पढ़ चुके हैं पुलिस जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन करती है एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। मेडिकल एग्जामिनेशन हो सकती है ना, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने, जिसको मैंने बताया था कि राइट नहीं है एक तरह से, ये तो पुलिस कराती है अपनी इन्वेस्टिगेशन को बूस्टअप करने के लिए, ये अरेस्टेड पर्सन का राइट नहीं है, उसी की बात कर रहा हूँ। मेडिकल एग्जामिनेशन ये नहीं करता है, ये कब तक नहीं करना है, जब तक ये अपना लीगल एडवाइजर से कंसल्ट ना कर ले। इसके लीगल एडवाइजर को आप इसके लीगल एडवाइजर से कंसल्ट किए बिना, उसके बिना प्रेजेंस के आप ना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं, ना ही मेडिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं, ना ही मेडिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ना ही एग्जामिनेशन ना ही स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं बिना उसके काउंसिल के प्रेजेंस के, मतलब उसके एडवोकेट के प्रेजेंस के, एडवोकेट के। ठीक है निहारिका, ये केस समझ में आया? दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। यस सर। एक आखिरी केस हम लोग देख लेते हैं, रीनी जौहर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। रीनी जौहर, सॉरी एमपी है, रीनी जौहर एमपी का है, रीनी जौहर वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इस केस में कुछ नहीं, आप सुन लीजिए बहुत बहुत ब्रीफ में कि कहा गया था कि जो अगर प्रोसीजर को सही से फॉलो नहीं करता है, मतलब अरेस्ट करने का जो प्रोसीजर है, चाहे वो कोर्ट का ऑर्डर मतलब जजमेंट को या सीआरपीसी का प्रोविजन को अच्छे से फॉलो नहीं करता है पुलिस अफसर, तो क्या होगा, स्टेट को कंपनसेशन देना पड़ेगा अरेस्टेड पर्सन को। अरेस्टेड पर्सन यहाँ विक्टिम बन गया ना, क्योंकि उसके साथ जाती हो गई, इसको प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया सही से। तो मतलब अरेस्टेड पर्सन को कंपनसेशन देना होगा स्टेट को। स्टेट इज ड्यूटी बाउंड, स्टेट इज लायबल, ड्यूटी बाउंड नहीं करना चाहिए, स्टेट इज लायबल टू प्रोवाइड कंपनसेशन टू द अरेस्टेड पर्सन इफ द पुलिस does not comply with the provisions of the arrest or the due process which he has to follow while conducting the arrest। अगर अरेस्ट का प्रोसीजर, अरेस्ट कंडक्ट करते समय वो सही से प्रोसेस को फॉलो नहीं करता है, देन स्टेट को कंपनसेशन देना पड़ेगा। और किसको कंपनसेशन मिलेगा? उस अरेस्टेड पर्सन को मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? ये सारे केसेस, कौन सी केसेस हम लोग देख लिए? रीनी जौहर, उससे पहले दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। ठीक है, रीनी जौहर वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, अरदेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, और डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये सारे गाइडलाइंस वाले मैंने केस बताया, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जिसमें पहला जो 3 है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अरदेश कुमार का, डीके बासु का और जोगिंदर कुमार का। These 3 cases are the most important, जो कि मतलब लिखना ही लिखना होता है, और उसके बाद तो मतलब जगह के हिसाब से लिखना होता है। ओके, कोई डाउट वगैरह? सुचेता, हारिका, सोनाक्षी? तो ये अरेस्ट हो गया, हम लोग समन पढ़ेंगे कल से। समन वारंट मतलब प्रोसेसेस टू कंपेल अपीयरेंस, बुलाने के लिए कोर्ट में एक्यूज्ड को बुलाने के लिए या विटनेसेस को बुलाने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो करती है, क्या प्रोसीजर है कोर्ट जो करेगी कि आए एक्यूज्ड आए और या विटनेसेस आए। तो वही स्टार्ट होगी कल से।